मिलाते जाएंगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ता, वो जो ना टूटने की कसम खाते थे वो भी टूटने लग जाएंगे। नंबर 4 चल रहा था कि 5? शब्दावली टर्मिनोलॉजी में कौन सा नंबर था? 4। तो 4 के बाद लिखिएगा शब्दावली में अगला शब्द, अगला कंसेप्ट लिखिएगा। अगला शब्द, अगला कंसेप्ट। बच्चों अभी तक मैंने आपको ये तो फील करा दिया है, क्लास शुरू हो रही है, आप सबका पूरा ध्यान चाहिए और ये सोच के पढ़ेंगे सब कुछ यही याद होना चाहिए। अगेन जब तक टर्म्स हैं तब तक याद करने पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। अब इमेजिन करो ये सॉल्यूशन है, ठीक है साहब। तो आपने सॉल्यूशन कैसे बनाया कि आपने इसमें मिलाया इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाके अपने आयंस में टूट जाएगा और हर आयन के बीच में होगा इंटरेक्शन और उसी इंटरेक्शन से जन्म होगा रेजिस्टेंस। अब ये जो सॉल्यूशन है जो कि अपने आप में कंडक्टर तो है मगर इसका रेजिस्टेंस कितना है हम वो भी तो जानना चाहेंगे, क्योंकि हम ऐसे सॉल्यूशन का चयन करेंगे जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होना। तो कल मुझे पता चला था कि दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो ओम्स लॉ को वैसे ही फॉलो करता है जैसे कि एक मेटल कंडक्टर। तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा? और अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो डेल्टा V बराबर I इंटू आर से इसका रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, यानी इसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाया जा। अब मुझे इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में जहां अननोन रेजिस्टेंस है का। अब प्रश्न यह है कि मैं ऐसे पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऐसे करके यहां पे भर दूं या कुछ नए तरीके से रखूं। अगर ऐसे भरूंगा तो सारा सॉल्यूशन बह, तो नापोगे कैसे? यस। तो हमने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम रखा कंडक्टिविटी सेल। क्या नाम रखा? तो शब्दावली में लिखिएगा नेक्स्ट शब्द कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल ये क्या होता है? एक लाइन लिखना। इट इज अ डिवाइस टू मेजर, इट इज अ डिवाइस टू मेजर, टू मेजर resistance, to measure resistance and conductance of electrolytic solution। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस निकालने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करेंगे उसी डिवाइस का नाम है कंडक्टिविटी सेल। आओ मैं आपको कंडक्टिविटी सेल की फोटो दिखा दूं। ये कंडक्टिविटी सेल दिखता कैसा है? आप सबके सामने मैंने कांच का बर्तन लिया और ये कांच का बर्तन आपको दिख रहा होगा। बताओ ये कांच का है कि नहीं है? कैसे पता? तभी तो आर पार दिख रहा है ना। क्या ये कांच का बर्तन है मेरे बच्चों? बोलो। अब इस कांच के बर्तन में हमने लगाई 2 प्लेट। क्या लगाई? 2 प्लेट। और प्लेट हमने कैसे लगाई जरा देखिएगा। एक प्लेट हमने कुछ इस प्रकार से लगाया और एक प्लेट हमने कुछ इस प्रकार से लगाया। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। और ये दोनों जो प्लेट है ये भी अपने आप एक कंडक्टर हैं और इन्हीं प्लेट्स को नाम रखा जाता है, इन्हीं प्लेट्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? आगे चल के जब मैं शब्दावली में आगे बढ़ूंगा तो एक शब्द इलेक्ट्रोड भी लिखाऊंगा और वहां बताऊंगा इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब इतना समझ लो इलेक्ट्रोड वही है जिसे आप कंडक्टर कहते थे, तो ये भी अपने आप में इलेक्ट्रोड है, ये भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोड है, मगर ये कोई मामूली नहीं, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। सर आपने प्लेटिनम ही क्यों लिया? ताकि ये रिएक्शन ना करे, ताकि ये रिएक्शन, अगर हम कुछ और ले लेंगे तो रिएक्शन भी हो सकता है। अरे भूल मत जाना, हमें इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना था, हमें कोई नया पचेड़ा नहीं चाहिए। तो हमने यहां पे कैसा इलेक्ट्रोड लिया? प्लैटिनम। और इसको हमने यहां से प्यारे बच्चों एक सोर्स से जोड़ा और वो जो सोर्स वोल्टेज सोर्स था वो डीसी नहीं था, आज वो कौन सा सोर्स था? एसी। एसी क्यों था? फील कराता हूं। फिलहाल ये जो फोटो आपको नजर आ रही है, एक कांच का बर्तन लीजिए, 2 प्लेट लगा दीजिए, अंदर सॉल्यूशन भर दीजिए, इसी पूरे का नाम है कंडक्टिविटी। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें किसी भी अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले उस अननोन सॉल्यूशन को उस कंडक्टिविटी सेल में भरा और उस कंडक्टिविटी सेल को हम लेके जाएंगे और जहां अननोन रेजिस्टेंस है वहां रख देंगे। हेलो। और हमें शायद उसी अननोन सॉल्यूशन का क्या निकालना था? क्या निकालना है? बाकी 3 होंगे नोन, एक होगा दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। क्या आपको मिल जाएगा? अब सिस्टम क्या है? ये जो आपके सामने दिख रहा इसी का नाम है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल ऐसा भी हो सकता है, कंडक्टिविटी सेल सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। एनसीईआरटी में सिलेंड्रिकल कंडक्टिविटी सेल का जिक्र है, फोटो भी है और न्यूमेरिकल भी है, और आज तक सवाल आया नहीं है।
उन्होंने कहा कि कंडक्टिविटी सेल ऐसा भी हो सकता है, और यहां पे आपके सामने दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, दोनों को हमने एसी सोर्स से जोड़ा है। हर बच्चा इतना समझता है, ऐसा बना दो तो एसी, ऐसा बना दो तो, बोलो भाई, ये जो आपके सामने फोटो नजर आई, इसी फोटो का नाम है कंडक्टिविटी सेल। कितने शब्द आपके सामने आ चुके हैं? 4। समेटिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रोलिटिक, कंडक्टिविटी, सबका पर्पस अलग है। कल की क्लास में 3 शब्द बताए थे, अरे बोलो यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसका नाम है कंडक्टिविटी सेल। नेक्स्ट पॉइंट में फोटो बना लेना। ये जो सेटअप आपको दिख रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को कहा जाता है एल। तो अगर कभी मैं एल कहूं तो यहां पे एल का मतलब है लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, नहीं टू पैरेलल इलेक्ट्रोड। ऐसा आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं कि अगर कभी पैरेलल ना हो तो फिर उसकी एक शैडो बनाते हैं परपेंडिकुलर और उसका एरिया निकालते हैं। अपनी केमिस्ट्री में इतना डेप्थ सवाल तो नहीं आता, जेई एडवांस वगैरह में आते हैं, इसलिए अपने लिए हमेशा इलेक्ट्रोड पैरेलल ही रहेगा। तो एल का मतलब है लेंथ बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड। यहां पर भी एल का मतलब है लेंथ बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड। और जब भी कभी आप सॉल्यूशन भरते हैं तो सॉल्यूशन कितना डूबा है, सॉल्यूशन कितना डूबा है। लेट्स इमेजिन मैंने इसमें सॉल्यूशन भरा तो पता चला कि जो सॉल्यूशन हमारा है वो इतना ही डूबा है, लेट्स से, तो जितने में सॉल्यूशन भरा है केवल उसी का रेजिस्टेंस आएगा बच्चों। मैंने प्लेट थोड़ा ऊपर बना दी समझाने के लिए कि आपको दिख जाए। ऑफ कोर्स इतना कॉमन सेंस तो है कि कांच का बर्तन है तो प्लेट ऐसे जोड़ के बनाएंगे। अब ये मत कहना सर ये सॉल्यूशन हवा में कैसे है, समझिए जितना बीच में भरा है, जितना बीच में, केवल उसी का रेजिस्टेंस मिलेगा, केवल उसी का कंडक्टेंस मिलेगा, और जितना सॉल्यूशन डूबा होगा उसी को हम कहेंगे, उतने एरिया को हम कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, लेट्स से इस पूरे इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो ए है, कितना है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो पूरा ए एरिया नहीं लिखूंगा, केवल वही एरिया लिखूंगा जहां जहां सॉल्यूशन मौजूद है। इसीलिए इसमें एक शब्द और आता है जिसे बोलते ए, और ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड। हर बच्चा लिख रहा है ना साथ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड। तो कई बार जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो न्यूमेरिकल बोलते समय ऐसे बोलूंगा, एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बट द सॉल्यूशन इज हाफ डिप्ड। तो जब सॉल्यूशन हाफ डिप्ड बोल दिया तो आपको एरिया 100 नहीं लेना है, कितना लेना है, 50। मतलब केवल वही एरिया लेना है जिसमें सॉल्यूशन डूबा होगा। सो व्हाट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड। पूरा डूबा है तो पूरा एरिया लेंगे, आधा डूबा है तो आधा एरिया लेंगे। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ यार, आपके सामने कंडक्टिविटी सेल रख लो, रख लो, प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अंदर भरो NaCl का सॉल्यूशन, क्या L और A कुछ होगा? अब NaCl का सॉल्यूशन बाहर फेंक, उड़ेल दो, उड़ेलना है राइट, उड़ेल दिया। अब अंदर KCl भरो। पहला सवाल, जो रेजिस्टेंस NaCl का होगा क्या वही रेजिस्टेंस KCl का होगा? क्या दोनों का अलग होगा? मगर जब NaCl भरोगे या KCl भरोगे या फलाना ढिमकाना कुछ भी भरोगे तो क्या L और A बदल जाएगा? ऐसा नहीं लग रहा। जब तक कंडक्टिविटी सेल वही है तब तक L और A की वैल्यू बदलने वाली, और इसीलिए इसे एक नया नाम दिया गया और इसे बोला गया जनता L/A। इसे बोलेंगे आज से सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? लिखिएगा नेक्स्ट शब्द L/A, बोले तो सेल कांस्टेंट, और इसको पेपर में लिखते हैं हम G स्टार। क्या लिखेंगे? L/A बोले तो सेल कांस्टेंट, और इसे हम बोलेंगे G स्टार। क्लियर है? अरे सुनो ना, L का मतलब क्या है, लेंथ बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड, और A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ। अब सोच के समझ के जवाब देना, क्या जो सेल कांस्टेंट है वो किसी कंडक्टिविटी सेल के लिए फिक्स होगा? अंदर सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा?
सॉल्यूशन के नेचर से मतलब, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से मतलब, उसे मतलब केवल कंडक्टिविटी सेल से बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, सेल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट is a constant and does not depends on, does not depends on, does not depends on, बोलो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, does not depends on, number one nature of solution, does not depends on, number one nature of solution, number two concentration of solution, नंबर टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सवाल ऐसे बोलेगा, अंदर हमने भर दिया 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर, उससे सेल कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ने वाला, फील करो सेल कांस्टेंट L/A का रेशियो है, और जब तक L नहीं बदलेगा, जब तक A नहीं बदलेगा, तब तक L/A बदलने वाला। अब बच्चा मुझसे कहता है सर मान लो मैंने सॉल्यूशन भरा, एक में आधा भरा एक में, तो भैया आपने भरा अलग है ना, वो एक अलग सवाल हुआ। आपके भरने से थोड़ी बदल रहा है कि जैसे आपने NaCl भरा वैसे प्लेट बोले अरे दूर हो जाओ नमक आ रहा है, ऐसा होगा क्या? यानी ना L बदलेगा ना A बदलेगा, तो जो L/A है जो सेल कांस्टेंट है, और ना तो सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा ना तो, बोलो चलेगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या हर बच्चा यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेगा? कैसे निकालोगे? ये रेक्टेंगल है कि सर्कल है? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बोलो, लेंथ इनटू, और अगर यहां की बात करूं तो अब बोलो ये रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है? और अब जब एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा πr²। न्यूमेरिकल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार वो एरिया देता है, कई बार आपको निकालना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। तो वहां पे जो एरिया है उसका फॉर्मूला है πr², और यहां पे जो एरिया है वो है लेंथ इंटू विड्थ, चलेगा? अच्छा बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, जब हम यहां पे कंडक्टिविटी सेल लेंगे, लो ले लिया, इसमें किस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है? चलो नमक वाले सॉल्यूशन का ही निकालना है मान लो, तो जरा अंदर नमक वाला सॉल्यूशन भर दो। अब नमक वाला सॉल्यूशन कहां भरा आपने? फील करना है यार, वरना कोई मतलब नहीं, कहां भरा? कंडक्टिविटी सेल लेके कहां जाऊंगा? व्हीट स्टोन ब्रिज में लगा दूंगा, क्या मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा? वोल्टेज सोर्स क्या लूंगा? डीसी की एसी। आज मैंने पहले ही लिख दिया, आपके मन में गलत कंसेप्ट नहीं आने दूं, लेकिन सच बताऊं जब ये सवाल मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चा हमेशा कहता है डीसी, लेकिन आज पहली बार यहां डीसी नहीं यहां एसी है। कारण क्या है सुनिएगा, आगे चल के मैं ऐसा आपको पढ़ाऊंगा। अभी मान लेना मेरे बच्चों, सोचो अगर यहां डीसी होता तो क्या होता। लेट्स से हमारे पास ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है मान लो, और आपने एसी नहीं क्या लगाया, तो दो सोर्स लेके चल रहा हूं, एक डीसी का केस और एसी का केस, अरे मान लो भाई, और अंदर आपने भर दिया NaCl मान लो, तो अगर अंदर आपने NaCl भरा तो Na+ होगा, और यहां पे भी Na+ होगा, और आप क्या निकालने चले हो? आप क्या निकालने चले हो? किसका? अननोन सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, बोलो हाँ या ना। अगर गलती से आपने ले लिया डीसी सोर्स तो देखो क्या होगा, क्या ये हमेशा निगेटिव पोलैरिटी है और ये हमेशा, तो क्या इस वाली प्लेट पे हमेशा माइनस रहेगा और इस वाली प्लेट पे हमेशा, तो जितना कैटायन है क्या वो भागा भागा इधर चला जाएगा, और जैसे कैटायन उधर जाएगा वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद को क्या बना लेगा, है ने? अगर यहां होता डीसी सोर्स तो अंदर का मसाला बदल, लेकिन सोचो अगर यहां एसी सोर्स है, सोचो एसी सोर्स की क्या अपनी फ्रीक्वेंसी होती है? इस वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अपने देश में 50 हर्ट्ज ही चलता है, आपने सुना होगा ऐसा यूएस में कुछ और है, यहां कुछ और है, बोलो हाँ या ना। नहीं सुना क्या? खैर यहां अपने यहां कितना चलता है? 50 हर्ट्ज। अरे बोलो भाई, यानी इसका क्या मतलब है, एक सेकंड में 50 बार प्लस 50 साइकिल ना, तो सोचो एक सेकंड के अंदर एक बार प्लस हुआ तो Cl- आया, चलो चलो चलो, इतने से क्या हो गया? Na+ बोला, फिर हो गया, फिर हो गया, एक सेकंड के अंदर भैया 100 बार प्लस माइनस होगा तो उधर Na जाएगा Cl जाएगा, कि दोनों का दिमाग खराब हो जाएगा। बोले मजाक बना रखा है, हाँ या ना। तो अब वो नहीं होगा जो होने वाला था, इसीलिए आज हमने सोर्स क्या लिया? डीसी की एसी, क्योंकि अगर होगा डीसी तो अंदर का मसाला बदल, करने चले थे रेजिस्टेंस पता करने NaCl का, पता चला NaCl ही नहीं बचेगा, तो निकालने चले थे कुछ मिल जाएगा,
इसीलिए वोल्टेज सोर्स हमेशा क्या चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना 5 स्टार बना के, वोल्टेज सोर्स मस्ट बी, वोल्टेज सोर्स मस्ट बी, वोल्टेज सोर्स मस्ट बी एसी, वोल्टेज सोर्स हमारा एसी ही होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल भी है, एनसीईआरटी की लाइन भी है, एक पॉइंट लिख लेना स्टार बना के, बिकॉज इफ वोल्टेज सोर्स, because if voltage source is DC, then electrolysis will takes place. अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है मैं चैप्टर के आखिरी हिस्से में बताऊंगा. If voltage source is DC, then electrolysis will takes place, and the composition of solution, and the composition of solution, and the composition of solution will change. याद रहेगा. तो अक्सर एआर में सवाल पूछता है कि बताओ वोल्टेज सोर्स डीसी होगा कि एसी. एसी क्यों नहीं होगा डीसी? अगर होगा डीसी तो अंदर का मसाला बदल, क्या आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं? मसाला बदल जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मसाला बदल जाएगा? अंदर जो लिया था वो नहीं कुछ और बन, कैसे बनेगा ये सब आपके सिलेबस में आएगा, अभी बस मान लेना ऐसा हो जाएगा. और इसी इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रखा हमने? कंडक्टिविटी सेल. मान लो आपको इस सॉल्यूशन का निकालना है रेजिस्टेंस. क्या निकालना? सबका ध्यान बोर्ड पे. क्या निकालना? तो मैं इसमें जिस भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है उस सॉल्यूशन को कहां भरूंगा? लो मैंने कंडक्ट सेल में भर दिया. अब इस सेल लेके कहां जाऊंगा? व्हीट स्टोन वहां फिट कर दूंगा, चलेगा. और जैसे ही मैं व्हीट स्टोन ब्रिज में फिट करूंगा, आप सबके सामने यहां लिख देता हूं, यह है हमारा कंडक्टिविटी सेल. चलेगा. और यहां मैं आपके सामने एक नॉन रेजिस्टेंस, एक नॉन रेजिस्टेंस और यहां पे भी एक नॉन रेजिस्टेंस बना देता हूं और बीच में लगा दूं वोल्टेज सोर्स. और शायद इसी सेटअप का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज. बोलो हाँ या ना? क्या मैं दुनिया के सभी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल लूंगा? और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसी को बैटरी बनाने में इस्तेमाल कर लूंगा. अपने को रेजिस्टेंस कम चाहिए कि ज्यादा? क्योंकि बिजली को दो उसके रेजिस्टेंस कम से कम होना, तो पहले रेजिस्टेंस निकालो तो सही. कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस. हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें? हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस. हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस. एक लाइन लिख देना, विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. तो व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. और एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बना देना. आप सबने फिजिक्स में पूरा का पूरा सेटअप पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर लगा वगा के न जाने क्या क्या किया है. बोलो बेटा. लिख लेना R1, R2, R3, R4. तो क्या कह दूं मैं? R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4. बाकी सब नोन है, एक हमारा अननोन है. ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम ये जान पाए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है. ना ओम्स लॉ को फॉलो करता, ना व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट चलता, फिर नई नई कहानी होती. चलेगा. अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए तैयार हैं. अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के हर उस पैरामीटर को पढ़ेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है और एक सिंपल सा कंसेप्ट लेके चलेंगे. अपने को तो दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटरी बनानी है. अरे हाँ या ना? और अगर बैटरी बनानी है तो उसके लिए हमें बिजली को सबसे ज्यादा, अब कैसे दौड़ेगा वो सीखते हैं. कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. कितने शब्द हो गए? रिपीट करेंगे. नंबर 1 पे क्या था? चेक करो चेक करो. आ जाओ कॉपी में. नंबर 1 पे ऐसे नहीं, बिल्कुल फ्लुएंसी में आता है. नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 5 पे कंडक्टिविटी सेल का सेटअप याद, बर्तन वर्तन ए एल ये सारी चीजें याद. लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. अब हम एक एक करके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को पढ़ना शुरू करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, क्या वो अपने आप में कंडक्टर होगा? कंडक्टर होगा बिकॉज ऑफ आयन की, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस. और अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर का कंडक्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा. अरे बोलो यस. शब्दावली में लिखिएगा टर्म नंबर 6 रेजिस्टेंस.
आज मैं ढेर सारे शब्द आपसे बोलूंगा, सुनने में ऐसा लगेगा जैसे सर फिजिक्स की बातें कर रहे हो, लेकिन बच्चों ये सारे शब्द आज मेटल के लिए नहीं है, किसके लिए हैं? सॉल्यूशन। आपने जब फिजिक्स पढ़ा होगा तब भी तो रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, बस फर्क इतना था उस समय रेजिस्टेंस आपने मेटालिक कंडक्टर के लिए बोला था, और आज रेजिस्टेंस मैं किसके लिए बोल रहा हूं? व्हाट इज रेजिस्टेंस? क्या हर बच्चा इसे जानता है? अपने को तीन चीजों पे काम करना है, सिंबल, डेफिनेशन, यूनिट। सिंबल, डेफिनेशन, यूनिट चलेगा। सबसे पहला सबसे आसान, रेजिस्टेंस का सिंबल सबको पता है, बताओ ये क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? वो वाला गुण जो करंट के फ्लो को करता है। पक्का? लिखते चलिएगा, प्रॉपर्टी विच अपोजेस, प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये वो वाला गुण है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, जो बिजली को दौड़ने से रोकता है। किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे निकाले सर? सो सिंपल, डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर। ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ से आया डिराइव्ड रिजल्ट, बोलो हाँ या ना? अच्छा, क्या यहां से हर बच्चा रेजिस्टेंस निकाल लेगा? चलो, हमें सिंबल याद हो गया, डेफिनेशन भी याद। क्या हर बच्चे को रेजिस्टेंस का यूनिट याद है? बोलो क्या? रेजिस्टेंस का यूनिट। क्या सबको यूनिट का सिंबल याद है? एनसीईआरटी ने खेल किया, और अगर ये कभी भी सवाल आया तो जनता गलत करेगी। जरा कोई क्लास में बैठा बच्चा मुझे बता दे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? एनसीईआरटी लिखता है, हाँ ओम भी है, एनसीईआरटी लिखता है जब आप इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं तो एसआई यूनिट आती है जो आप यूनिट एंड डायमेंशन से करते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, केजी साइमन क्यूब एम्पियर स्क्वायर। साइमन वाइमन कुछ सुना है क्या? नहीं सुना तो बस चुपचाप से लिख लेना। लिख लो, बताता हूं, लिखते चलिए। हाँ, आप हमेशा रेजिस्टेंस यूनिट ओम बोलते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वो लिखता है कि नहीं, इसकी जो एसआई यूनिट है जब हम उस फॉर्म में निकालते हैं 7 बेसिक यूनिट के फॉर्म में, तो आता है केजी मीटर स्क्वायर एस क्यूब ए स्क्वायर। ठीक है साहब, ये तो मैंने जनरल नॉलेज की बात बताई, आप तो अभी इतने में सिमट जाओ तो भी काम चलेगा। कितने शब्द हो गए? 6 के बाद आओ एक बार रिपीट करते हैं। नंबर 1 पे क्या था? कॉपी में आओ यार, आदि नहीं होता आपको। नंबर 1 पे मिल गया। कंडक्टर के कितने गुण होंगे? 2। एक होगा रेजिस्टेंस, एक होगा शब्दावली नंबर 2 मेटालिक कंडक्टर। व्हाट इज द रीजन ऑफ करंट फ्लो? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन फ्री। फिर से एक बार, नंबर 1 पे कंडक्टर, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे इलेक्ट्रो। ये जितनी बार में नहीं होगा उतनी बार करूंगा, लेकिन याद होना चाहिए फ्लुएंसी में। नंबर 4 पे इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद क्या इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बदलता है? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? स्ट्रॉन्ग का नहीं बदलता। कितना? अच्छा खासा। वीक का कैसे बदलता है? क्या ओडीएल याद है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जैसे मैं कहूंगा ओडीएल, क्या कहूंगा? क्लियर है? उसके बाद हम आ चुके थे कंडक्टिविटी सेल। अगला शब्द रेजिस्टेंस, लिखिएगा नेक्स्ट शब्द कंडक्टेंस, लिखिएगा नेक्स्ट टर्म कंडक्टेंस, लिखिएगा नेक्स्ट टर्म कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस का पेपर प्रेजेंटेशन है जी, कैपिटल जी। अब यह मत कहना सर रेजिस्टेंस शुरू हुआ आर से तो सिंबल बनाया आर, तो कंडक्टेंस को सी क्यों नहीं बोला? अरे सी बोल देते तो फिर आप कंसंट्रेशन में कंफ्यूज हो जाते ना यार। कुल मिला के एनसीईआरटी ने बोला जी, तो हमने भी बोला हाँ जी, हाँ या ना? लिखिएगा अगला शब्द कंडक्टेंस। अरे बोलो ये क्या है? ये कौन सा गुण है जो करंट के फ्लो को अपोज करे कि सपोर्ट? लिखो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच सपोर्ट्स, विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। ये वो वाला गुण है जो करंट के फ्लो को करता है सपोर्ट। लोगों ने कहा ये करता है अपोज और ये करता है, क्या दोनों बिल्कुल उल्टा नहीं लग रहा? लोगों ने कहा डेफिनेशन दोनों का, अरे डेफिनेशन दोनों का, तो लोगों ने कहा अगर डेफिनेशन है उल्टा तो फॉर्मूला भी कर दो, और फॉर्मूला बन गया जी बराबर 1/r। लिखो जरा, जी बराबर, नहीं समझे? मान लो
मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है मान लो, मुझे निकालना इसका कंडक्टेंस मान लो, तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले निकालूंगा रेजिस्टेंस। वो कैसे निकालूंगा? वेट सुन, लेबोरेटरी में जाऊंगा, रेजिस्टेंस निकाल के उसका कर दूंगा रेसिप्रोकल। मैथ में रेसिप्रोकल उल्टा नहीं बेटा, रेसिप्रोकल है, उसका कर दूंगा रेसी, और वही कहलाएगा। बोलो डन। लोगों ने कहा एक करंट के फ्लो को करता है अपोज और एक करंट के फ्लो को करता है सपोर्ट, क्या दोनों का डेफिनेशन उल्टा? क्या फॉर्मूला भी, फील भी? लोगों ने कहा डेफिनेशन उल्टा, फॉर्मूला उल्टा, फील उल्टा, तो यूनिट भी कर दो। क्या पढ़ा है आपने? तो इसकी यूनिट को हम ओम इनवर्स कह दे चलेगा, इसके सिंबल को हम ओम इनवर्स कह दे चलेगा। लोगों ने कहा जब सभी उल्टा है तो लिख भी दो उल्टा, और लिखा उल्टा तो बन गया मोह। अरे यस, सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। डेफिनेशन उल्टा, फील उल्टा, फॉर्मूला उल्टा, तो यूनिट भी। इतने में साई वाले आए, बोले क्या मजाक बना रखा है? बोले उल्टा उल्टा, हाँ या ना? तो उन्होंने कहा आज से दुनिया इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या बोलेगी? साइमन। क्या बोलेगी? अरे सुना होगा क्या? बोले तो कैपिटल एस लिख लीजिएगा। इस प्रकार से हमारे सामने आ चुके हैं 7 शब्द कंडक्टेंस, जिसको हम कई बार ओम इनवर्स भी लिखेंगे, कई बार हम साइमन भी लिखेंगे। एसएसटी में आपने सुना होगा, अभी मत बोल देना गो बैक है ना, लिख लिया होगा सबने। चलिए प्यारे बच्चों, आओ बढ़ते हैं। कितने शब्द हो गए? क्या हमें रेजिस्टेंस क्लियर है, कंडक्टेंस भी क्लियर, डेफिनेशन, फॉर्मूला, सिंबल, यूनिट, सारी बातें क्लियर। शब्दावली में बढ़ते हैं, अगले शब्द लिखिएगा। नेक्स्ट शब्द जिसका नाम है रजिस्टिविटी। अरे यार सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? ना ना, सुनने में लगेगा ये सब वही है जो वहां था, बस फर्क इतना है आज ये सारे शब्द मेटालिक कंडक्टर के लिए नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए। अब धीरे धीरे हम केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले रजिस्टिविटी भी सुन लो, इसे भी आपने फिजिक्स में सुना है। और रजिस्टिविटी जिसे हम कई बार कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आओ समझते हैं आखिर ये होता क्या है। रजिस्टिविटी जिसका सिंबल है रो, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले बता दो इसका फॉर्मूला, आप सबने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल बाई, नहीं सुना तो बोलो जरा, रो का फॉर्मूला R इंटू, नहीं सुना क्या? बस फर्क इतना था, उस समय आप पढ़ते थे मेटालिक कंडक्टर, तो मेटालिक कंडक्टर में आप L कुछ और बोला करते थे, A कुछ और बोला करते थे। बोलो हाँ या ना, कुछ याद आ रहा है क्या? उस समय आप L बोलते थे लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A बोलते थे परपेंडिकुलर एरिया का एरिया। यस और नो? आज कहानी मेटालिक कंडक्टर की है कि सॉल्यूशन की? और आज हमारे L और A का मतलब क्लियर है। L का मतलब है लेंथ बिटवीन टू, लेंथ बिटवीन टू, और एरिया का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड। फॉर्मूले वही हैं, शब्द वही हैं, मगर आज उनके अंदर इन्वॉल्व शब्द अलग है। नहीं समझे? आज जब आप लिखोगे रजिस्टिविटी, क्या लिखोगे? तो रजिस्टिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला है R इंटू ए बाई एल। बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? फॉर्मूला तो मुझे पहले से याद था, आपने क्या बताया? अरे यस, फॉर्मूला तो मुझे पहले से। आओ थोड़ा सा रजिस्टिविटी को फील करते हैं और समझते हैं आखिर रजिस्टिविटी होता क्या है। बच्चों आगे बढ़ने के पहले अगर मैं आपसे यूनिट पूछूंगा तो क्या यूनिट बता ही दोगे? यूनिट तो बता सकते हो यार। ये क्या लिखा है? ओम, ए मीटर स्क्वायर, और ये तो इसका यूनिट हो जाएगा। अब रुको रुको रुको, मान लो आपने बैटरी बनाई और आपने कहा जब बैटरी लेने आना तो 2 ट्रक लेके आना। खरीदार ये परेशान, ट्रक लेके आऊं? अगर आप बैटरी बनाते हो और कंडक्टिविटी सेल या कुछ भी आप इतने बड़े बड़े लेते हो कि 10-10 मीटर के, तो भैया ट्रक लेके आना पड़ेगा। यानी अगर एसआई यूनिट की बात करूं तो मीटर कहना तो सही है, लेकिन सच बताओ जब आप बैटरी बनाओगे तो छोटी छोटी बनाओगे कि बड़ी बड़ी? तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो मीटर होगा कि सेंटीमीटर? तो अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल यूनिट की बात करूं जिसका हम यूज करने वाले हैं, तो अब बता दो मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट क्या होना चाहिए? ओम मीटर की ओम सेंटीमीटर? अरे बोल लो यार। यानी मैं अक्सर क्या लिखूंगा? ओम सेंटी। लेकिन अगर सवाल कभी हमसे पूछेगा एसआई,
तो वो आप यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ते हैं कि किसका क्या ऐसा यूनिट होना। मैं वो बताऊंगा जो प्रैक्टिकल है, मैं वो बताऊंगा जो न्यूमेरिकल है, मैं वो बताऊंगा जो हमारे काम का है। क्लियर है? लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट। ठीक है साहब, ये तो यूनिट हुआ। आओ समझते हैं आखिर इसका फील होता क्या है। रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। प्रश्न ये है कि इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? नाम सुन के क्या लग रहा है? ये रजिस्टिविटी ही क्या है? स्पेसिफिक, यानी ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में जो रेजिस्टेंस, वही रजिस्टिविटी क्या है। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? आओ लूडो खेलते हैं। लूडो खेला आपने? लूडो में डाइस होता है, डाइस समझते हैं? गोटी, गुड बेटा, है ना? है ना? तो जब आपने वो लूडो का डाइस लिया, तो लेट्स से वो जो लूडो का डाइस है उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, और उसका जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर मान लो। तो मैं आपके सामने वो लूडो का डाइस बनाने की कोशिश करता हूं। इसे आप जरा एक बार हाथ में लेके इमेजिन करना, ये कितना छोटा होगा, इतना छोटा होगा। ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ये नमक का है मान लो। क्या अंदर Na+ और Cl- है? क्या अंदर आई है? क्या इसका अपना रेजिस्टेंस है? क्या इसे मैं वहां से निकाल सकता हूं? लेकिन अब मैंने इस सॉल्यूशन में से केवल निकाला 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकाला? वही लूडो का डाइस। अरे यार, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर Na+Cl- होंगे कि नहीं होंगे? उनका भी अपना रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो थोड़ा सोच के बताना, जो रेजिस्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होगा क्या ही वही उतने का होगा? मतलब जैसा इंटरेक्शन पूरे सॉल्यूशन में वैसा इतने में होगा? क्या बात कर रहे हो? मतलब पूरे सॉल्यूशन में अगर 1000 आयन है और अंदर वहां 2 आयन है, 2 मिलके उतनी ताकत लगाएंगे तो 1000 लगाएंगे? हाँ, फिर सोच के बोलो ना प्लीज। फिजिक्स वाले कंसेप्ट से मिसमैच मत करो। ये कहानी मेटल नहीं चल रही है, कहानी सॉल्यूशन चल रही। जो अंदर से आए वो बोलो। मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर 1000 आयन है, मान लो। क्या उस 1000 आयन का आई होगा? बोलो ना यार, कि नहीं होगा? उस 1000 आयन का जो आई होगा, क्या उसके कारण ही रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? अब इसमें से आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, निकालो। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी 1000 आयन होगा? एक आयन, 2 आयन मान लू, उनका आई होगा। तो उसका जो आई होगा वो 1000 के बराबर होगा? उससे तो अलग होगा। मतलब पूरे का रेजिस्टेंस अलग होगा, उस रत्ती भर का रेजिस्टेंस अलग। अरे बोलो ना। अब वो क्या होगा वो फील करिएगा जरा। आपके सामने मैंने लिया एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ लिया 1 सेंटीमीटर, तो जरा बता दो वॉल्यूम कितना होगा? अरे लेंथ है 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम होगा कित... अब मुझे बताना, अगर मैं यहां से रो लिखता हूं और रो का फॉर्मूला लिख रहा हूं R × A/L, और ए कितना लिखा और एल कितना रखा, तो 1/1, तो रो बराबर। इसका क्या मतलब है, कुछ समझ पाए? इसका यह मतलब है, मुझे बोलने देना, इसका यह मतलब है जब जब होगा ये, जब जब होगा, हमेशा नहीं, जब जब होगा तब तब होगा, और जब जब होगा ये, इसका मतलब यह है कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस ही है। जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस, मगर उस समय का जब वॉल्यूम, मतलब अगर आपने इस पूरे सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन निकाला होता और उसको आपने कंडक्टिविटी सेल में भरा होता और जाके उसका रेजिस्टेंस निकाला, वो जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी होगा। सरल भाषा में कह दूं तो रेजिस्टिविटी कोई नई बीमारी नहीं, रेजिस्टेंस ही है, मगर हर वक्त नहीं, तब जब वो नहीं समझे। व्हाट इज रेजिस्टिविटी को एक लाइन में कहे तो क्या कहोगे? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? और कहते हैं मगर बोलते ही पूरा का पूरा किस्सा बदल जाता है। घर वाले कहे बेटा मैं पैसे भिजवा दूंगा, मगर, मगर कहते ही मामला बदल जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना, यानी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस नहीं है। सर एक मिनट, एक मिनट, अभी तो आप बोला है। मैं क्या कह रहा हूं? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, अगर मगर नहीं तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूरे सॉल्यूशन का है, रेजिस्टिविटी केवल यूनिट वॉल्यूम का है। तो जब यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी के। अरे हेलो, कॉपी में कैसे लिखना, लिखना जरा नीचे। यूनिट लिख लिया था, नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट फील। अब लिखते लिखते पढ़ना,
जिनको नहीं सुनाई दिया, नहीं समझ में आया, पढ़ना, वही लिखा रहा हूं, पहले समझाता हूं फिर लिखाता हूं, बच्चा किसी लेवल पे समझे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बोलूं? रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, मगर मगर यूनिट वॉल्यूम का, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है मगर यूनिट वॉल्यूम का, या कह दे 1 सेंटीमीटर क्यूब का, या कह दे 1 सेंटीमीटर क्यूब का, या कह दे 1 सेंटीमीटर। फिर नीचे लिखना रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस नहीं है, लिखो तो सही, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस। अब जरा दोनों को पढ़ो, क्या लिखा आपने? पहली लाइन, पहली लाइन पढ़ो, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस मगर, फिर नीचे क्या लिखा? रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस। तो पहला सवाल, क्या रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है? क्या रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बन जाता है? कब? वो स्पेशल सिचुएशन है, उस समय रजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस कहलाता है, या कह दो जो यूनिट वॉल्यूम का है वही रेजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है। इज दिस क्लियर? एक था एंस, एक था विटी, एक था एंस, एक था पूरे सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब का। अरे बोलो यार, जब जब यूनिट वॉल्यूम का बनाना था तो क्या बोला? विटी। क्या बोला? अब समझिएगा, ये लिख लिया क्या? नीचे एक पॉइंट लिखना है स्टार बना के, नीचे एक पॉइंट लिखना है स्टार बना के, मात्र इसी कंडीशन में, मात्र इसी कंडीशन में, मात्र इसी कंडीशन में, मात्र इसी कंडीशन में रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होगा, मात्र इसी कंडीशन में रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसीलिए कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेशल कंडीशन वाला रेजिस्टेंस है। वरना नाम लोग ना कह देते रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। क्यों नहीं बोला और रेजिस्टेंस? क्योंकि रेजिस्टेंस मगर स्पेसिफिक कंडीशन वाला रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसमें आईयूपीएसी आया, बोले यार ऐसे में तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी। बोले फिर क्या? बोले बोले आज से एक नियम बनाओ, आज से एक। बोला तो दोनों जा सकता है, बोला तो, लेकिन हमें अगर चुनना पड़ा तो एनसीईआरटी लिखता है एज पर आईयूपीएसी रजिस्टिविटी विल बी प्रिफर्ड ओवर स्पेसिफिक। मतलब अगर कभी हमें चुनना पड़ा तो हम क्या लिखना पसंद करेंगे? रजिस्टिविटी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एज पर आईयूपैक रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी will be preferred, will be preferred over, will be preferred over specific resistance, will be preferred over specific resistance। आओ इस कंसेप्ट को एक छोटे से सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। इफ एरिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, if area is equal to 5 centimeter square and length is equal to 5 centimeter, what do you think? आप क्या सोचते हैं? अच्छा ही सोचते होंगे। what do you think whether rho becomes equal to r? आप क्या सोचते हैं, क्या रो आर के बराबर हो जाएगा? ए लाला, रो बोले तो रजिस्ट्री, आर बोले तो रजिस। आप क्या सोचते हैं, जब एरिया होगा 5, लेंथ होगा 5, तो क्या रो बराबर आर होगा? क्यों? आओ लगाएं फॉर्मूला, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। बोलो बोलो, रो बराबर, अरे बोलो यार, रो बराबर आर इंटू। आओ जरा मेरे बच्चों, आज बताओ एरिया कितना है, लेंथ कितना है? तो 5 से 5, तो रो बराबर आर।
आ तो गया, घबरा क्यों रहे हो? आया कि नहीं आया? तो फिर क्या आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक वेदर रो बराबर आर? बोले यस आई थिंक सो। हाँ, मैथमेटिकली कटना जरूरी नहीं है, और यहीं पे ये आपके फिजिक्स वाले रजिस्टिविटी से अलग है। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना, अरे लाला 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लिया, 5 सेंटीमीटर लेंथ लिया, तो वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हुआ? थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो, इसमें से आप निकालो 1 सेंटीमीटर क्यूब और निकालो 25 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों में सोल्यूशन की मात्रा सेम है, आयन की मात्रा सेम है, आई सेम है, तो क्या रेजिस्टेंस सेम है? इसीलिए मैं कह सकता हूं कि सर मैथमेटिकली तो कट रहा, मगर ये डेफिनेशन से सही नहीं है, क्योंकि आज वॉल्यूम हमारा 25 है और रेजिस्टिविटी तभी रेजिस्टेंस बनेगा जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना। आज वॉल्यूम कितना है? अरे यार 5 × 5 25 हुआ ना भाई। तो अगर वॉल्यूम 25 है तो बोलो लाला, आज क्या आप कह दोगे रो बराबर आर है ना? रो बराबर आर केवल तभी होगा जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना क्रॉस करके, नहीं रो आर के इक्वल नहीं होगा, नहीं रो आर के इक्वल नहीं होगा, नहीं रो आर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। क्लियर है? आओ समेटते, हमने क्या क्या सीखा, आओ जरा। अभी जितने शब्द सीखे छोड़ के केवल मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से कॉपी में हेडिंग डाला है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, चलेगा? आ जाओ जरा। सबसे पहला शब्द क्या सीखा? फिर फिर रेजिस्टेंस का सिंबल बोलो, कंडक्टेंस का, रेजिस्टिविटी, नंबर 1 सिंबल याद है, नंबर 2 डेफिनेशन, वो वाली प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ, विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही, मगर 1 सेंटीमीटर नहीं बोल पा रहे हो, बोलो बेटा अच्छा लगेगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। आलसी हो आप लोग यार। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही मगर 1 सेंटीमीटर, बोलो बेटा रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस गंगाधरी शक्तिमान है, बोलो। अब याद हो जाएगा सर। तो जो गंगाधर है वही, मगर हर वक्त नहीं, एक स्पेशल सिचुएशन में, अरे हाँ या ना। नंबर 1 सिंबल याद हो गया, नंबर 2 डेफिनेशन याद हो गया, नंबर 3 फॉर्मूला याद है क्या? रेजिस्टेंस डेल्टा वी बराबर आई इंटू जी बराबर 1 / रो बराबर आर ए बटे एल। नहीं चलेगा। नंबर 3 यूनिट याद है क्या? रेजिस्टेंस की यूनिट इसका, या तो कह दो ओम इनवर्स, या तो कह दो इसका बोलो ओम सेंटीमीटर, चलेगा? कितने शब्द हो गए? 8 बेटा, 3 नहीं 8। 8 के बाद अगला नंबर बोलो, वेरी टैलेंटेड, लिखिएगा नेक्स्ट। और यहां से केमिस्ट्री शुरू होती है। अगला शब्द हम सबके सामने है कंडक्टिविटी। क्या है अगला शब्द? इसे हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं, इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। और पेपर में इसका प्रेजेंटेशन होता है कापा। क्या होता है? कापा बोलने में तो मजा नहीं आएगा, तो हम इसे बोला करेंगे कप्पा। क्या बोलेंगे? अच्छा, आधे गलत बोलते हैं, समस्या वहां नहीं है, ये याद भी गलत कर लेते हैं। पहले सीख लो सही, फिर गलत बोल लेना। इसे हम बोलेंगे कप्पा। क्या बोलेंगे? आओ समेटते हैं। एक था रेजिस्टेंस, एक था कंडक्टेंस, एक था रेजिस्टिविटी, एक था एंस एंस विटी विटी। बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। एंस 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 एंस, रेजिस्टेंस का उल्टा तो रेजिस्टिविटी का उल्टा। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बोले तो फॉर्मूला कप्पा बराबर 1 / रो,
कप्पा बराबर 1 बाई कप्पा बराबर 1 बाई, आओ थोड़ा फील करते हैं, कर लोगे क्या? ए रो क्या था? रो क्या था? और रजिस्टिविटी क्या था? रेजिस्टेंस ही है मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। याद कर लो एक लाइन, क्या है रेजिस्टिविटी? याद हो गया? क्या है रेजिस्टिविटी? अब सुनना ध्यान से, मान लो ये सॉल्यूशन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है? और इसका मैंने रेजिस्टेंस निकाला, वो आया 100 ओम। कितना आया? मान लो। तो अगर मुझे 1000 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस निकाल लूंगा? और जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का रेजिस्टेंस है, क्या वही रजिस्टी? और उसी को कर दूंगा उल्टा तो मिल जाएगा, बोले तो कप्पा, बोले तो कंडक्टी। अरे बोलो यार, जरा बोर्ड पे आना। क्या सबको रो का फॉर्मूला याद है? बोर्ड पे रो का फॉर्मूला बोलो। आर ए बाई एल, आर ए बाई ये क्या लिखा है? एल बाई, मन में लड्डू फूटा। आ जाते ही सर ने क्लास में बोला था एल बाई, बोले तो सेल कांस्टेंट, बोलो हाँ, बोलो जी स्टार यस और नो। ये क्या है? 1/r मतलब जी। क्या मैं कह दूं मेरे बच्चों, कप्पा इक्वल टू जी जी स्टार? कप्पा इक्वल टू, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ लिखो लिखो। कप्पा इक्वल टू, अच्छा एक भी बच्चा जी जी स्टार फॉर्मूला नहीं याद रखेगा, क्योंकि बोलने में तो अच्छा लगता है जी जी स्टार, लेकिन न्यूमेरिकल इससे बनता नहीं है। अगर आपको करना है सवाल, सवालों के लिए याद होना चाहिए कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक शब्द है कप्पा, एक शब्द है आर, एक शब्द है एल, एक शब्द है ए, एंड आई एम डैम श्योर आप आर एल और ए को समझ चुके हैं। आओ थोड़ा फील करते हैं कप्पा को। लिख लिया होगा सबने? जरा चलते चलते मुझे बता दे, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ कप्पा? कप्पा की यूनिट बता दो बेटा। हाँ सोचो 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 सोचो। आओ मैं बताता हूं, इसकी यूनिट बोलो, ओम इनवर्स। प्रैक्टिकल यूनिट बता रहा हूं, ऐसा ही आपको आता है, सेंटी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या तो कह दोगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लिखते चलिएगा, ठीक है साहब। सिंबल याद हो गया, डेफिनेशन याद हो गया, फॉर्मूला याद हो गया, यूनिट भी। अब आओ इसे करें फील। क्या करें बच्चों? क्या इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं? और मैंने पहले भी कहा था, सॉल्यूशन चैप्टर में भी कहा, काइनेटिक्स में भी कहा, जब जब स्पेसिफिक बोला बाकी सारा पैरामीटर 1 माना। तो आज हमने बाकी सारे पैरामीटर को 1 लिए। मैंने एरिया लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने लेंथ लिया 1 सेंटीमीटर, तो लाला बोलो वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अपने हाथ में एक छोटा सा डाइस लीजिए जिसका वॉल्यूम हो 1 सेंटीमीटर क्यूब। सबका ध्यान बोर्ड पे, राइट? अरे राइट, अंदर भर दो, सॉल्यूशन भर दो ना। क्या भरा? क्या उस सॉल्यूशन का अपने रेजिस्टेंस होगा? क्या सॉल्यूशन के अंदर आयंस होंगे? आयंस होगा तो आई 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 होगा, तो रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी होगा। बोलो हाँ या ना। आज वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर। जरा कप्पा का फॉर्मूला बोलना, 1/r इंटू एल बाई ए। सबको यही फॉर्मूला याद होना चलेगा, 1/r इंटू 1/r इंटू एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू और ए की वैल्यू, क्या 1 से 1 कट? क्या मैं कह दूं कप्पा बराबर 1/r जी? बोलो चलेगा? कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? तो आज हमें यह पता चला कि जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस ही है, जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना। यानी बनाने वालों ने ऐसे बनाया, एक बोला जनरल वर्ड और एक बोला पर यूनिट वॉल्यूम वर्ड। मैं कह दूं पूरे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, लेकिन जब मैं कहूंगा रेजिस्टिविटी तो मैं कहना चाहता हूं मात्र एक यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। हेलो? और यूनिट वॉल्यूम बनाना था, तभी तो उसे हर वॉल्यूम में जनरलाइज कर पाते। अरे बोलो यार, ये कुछ ऐसा है कि आप गए बाजार, कहां गए? आपने कहा कि आपको बनानी है बैटरी, और बैटरी बनानी है तो बिजली को, और बिजली हवा में दौड़ने वाली, उसके लिए कंडक्टर लेना।
तो आपने लिया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और आप गए बाजार, कहां गए, आपने कहा भैया इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन दे दो। आपने कहा सर दो सॉल्यूशन है, इसका कंडक्टेंस है 100, इसका कंडक्टेंस है 50, एक का कंडक्टेंस है और एक का, आप कौन सा लाओगे? 100 वाला जो कंडक्टेंस था उसके लिए आपको पूरा टैंक खरीदना पड़ता और 50 वाला इतने से काम चल जाता। अब बोलो क्या लाओगे? कंफ्यूज हुए ना? जब मैंने पहले बोला तो आपने तुरंत 100 कहा क्योंकि आपको मात्रा पता नहीं थी। लेकिन अगर मैं कह देता दोनों का कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, आप कहते अच्छा दोनों का 1 1 का है तो जिसका 1 का ज्यादा वो ले लो। कंपेयर करना कब आसान होगा? पर यूनिट वॉल्यूम में कि जनरल में। इसीलिए उन्होंने कंडक्टिविटी बनाया, उन्होंने रेजिस्टिविटी बनाया ताकि सॉल्यूशन को कंपेयर किया जा सके। वरना आप वही कहोगे सर 100 वाला ज्यादा था, क्या पता 100 वाला पूरे टैंक का हो। अरे तो कितना सॉल्यूशन खरीदना पड़ेगा और यहां इतने से काम चल रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सरल भाषा में कहूं तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, जनता बोलेगी कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है मगर 1 सेंटीमीटर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट फील, पहले एक लाइन लिखो, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है। अरे कंडक्टेंस क्या है? वो वाला गुण जो करंट के फ्लो को करता है सपोर्ट। तो लिखिएगा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही है मगर मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा लिख लेना, कप्पा इक्वल टू जी। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखते चलना, जल्दी लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों, एक को हमने पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन किया है और एक को हमने जनरल बोला है। आईयूपीएससी फिर से मार्केट में आता है, कहता है बोले यस कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही है मगर फिर भी अगर आपको प्रायोरिटी देना है तो एनसीईआरटी ने कहा, आईयूपैक ने कहा कंडक्टिविटी विल बी प्रिफर्ड ओवर, कंडक्टिविटी विल बी प्रिफर्ड ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन हम लोग क्या करेंगे क्लास में, करेंगे मनमानी। क्या करेंगे? हम तो कभी बोलेंगे कप्पा, कभी बोलेंगे कंडक्टिविटी, कभी बोलेंगे स्पेसिफिक, ताकि आपको तीनों याद हो जाए। लेकिन अगर कभी सवाल पूछ दे कि किसे प्रायोरिटी दोगे तो आईयूपैक ने रूल बनाया है कंडक्टिविटी विल बी प्रिफर्ड ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बोलो डन। नेक्स्ट पॉइंट, क्या एक छोटा सा सवाल पूछ लूं? मान लो एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मान लो। सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक वेदर वेदर कप्पा बराबर जी? अरे बिल्कुल सेम सवाल है यार। अगर एरिया है 5, लेंथ है 5, एरिया है 5, लेंथ है 5, तो 5/5 1, तो क्या कप्पा जी के बराबर होगा? ना ना सर, मैथमेटिकली कटना जरूरी, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना। लिख लो, फटाफट लिख लो। व्हाट डू यू थिंक वेदर कप्पा बराबर जी, तो नीचे आंसर लिखना नो। इन दिस केस, इसका आंसर लिखा रहा हूं, नो इन दिस केस कप्पा कैन नॉट बी इक्वल टू जी। नो इन दिस केस कप्पा कैन नॉट बी इक्वल टू जी। कोई कारण बोलेगा क्यों? बिकॉज द वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। बेहतरीन। आओ कहानी समेटते हैं, याद करने की कोशिश करो, मन लगाओ पढ़ाई में बेटा। पढ़ाई में मन नहीं लगता हमारा सर, हाँ या ना? चलिए साहब बढ़ू आगे, आओ कहानी समेटते हैं। कितने शब्द हो गए? केवल नहीं, शुरू से नहीं, केवल रेजिस्टेंस से गिनना है, काम के शब्द। बढ़ू आगे, आओ समेटते हैं, रुकेंगे, याद करेंगे। पहला शब्द कोशिश करो यहीं याद होके जाओगे, चलेगा। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टी। डेफिनेशन बोलो, प्रॉपर्टी विच अपोजेस द, विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही मगर 1 सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही मगर 1 सेंटीमीटर। क्या कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है? 1 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो वही कंडक्टिविटी है, वही कंडक्टेंस है। वैसे तो दोनों अलग है, वैसे तो दोनों
फॉर्मूला बोलो, डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर, जी बराबर 1/r, रो बराबर r/l, कप्पा बराबर 1/रो बराबर 1/r इंटू l/a। नहीं बोल रहे हो यार, बोलो ना देख देख के, 1/रो बराबर 1/r इंटू l/a। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट याद है? यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, या तो बोलो ओम इनवर्स, या तो बोलो, बोला करो ना बेटा, आवाज। हाँ, मुझे बताइए, यहां पे रो पे ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? याद हो जाता है यार। और ये सुनो ना, मैंने नहीं कहा, फिर कह दूं, ये यहीं शुरू होके यहीं खत्म होगा। एंड बिलीव मी, मैं एक सत्य आपसे बता रहा हूं, ये खत्म होगा, आपको सबको, पूरी क्लास को याद होगा, मेरी गारंटी है। 10 दिन के अंत सबको भूल भी जाएगा। ये मेरी गारंटी नहीं, आपकी गारंटी है। कारण बताऊं? क्योंकि आपने मोलैरिटी सुना, तो मोलैरिटी हर जगह आता है, ये यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो, तो इसको बार बार रिपीट करना, इसलिए रिपीट करवाता हूं, और कर लोगे तो नहीं भूलेगा। हेलो, करो ना, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं आप, बस जैसा कहा जाए करते चलो। 1/रो बराबर r इंटू l/a। आओ बात करिए यूनिट की, चलेगा? इसकी यूनिट, इसकी ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स। ऐसा नहीं लग रहा है? उल्टा, फिर लगा दिया सेंटीमीटर, उल्टा। अरे हाँ या ना? बढ़ूं आगे? आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा फील का सवाल आपसे डिस्कस करता हूं, जरा सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाए, आ जाओ। मान लो मेरे पास एक क्यूब है, मान लो, सबका ध्यान बोर्ड पे, मेरे पास एक, ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है, मान लो इसका भी वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम है, मान लो। अब कुछ सुन के बोलना, ठीक? 1 सेंटीमीटर क्यूब का, क्या बोला सर ने? अब मान लेते हैं इस एक ही सॉल्यूशन का है ना, यही सॉल्यूशन से मैंने एक क्यूब निकाला, एक क्यूब निकाला, कितने क्यूब निकाले? 2। सॉल्यूशन वही है, सेम सॉल्यूशन, चलेगा? अभी सॉल्यूशन बदला, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर कंडक्टेंस, कंडक्ट 1 सेंटीमीटर कंडक्ट। हेलो, क्या मैं कह दूं इसका जो कंडक्टेंस है वो जी बोल दो, चलेगा? अब सुनना ध्यान से, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, बोलो वो कितना है? कप्पा है? वैसे इसको लिखते तो ऐसे है, अब इतना डिजाइन कौन बनाएगा यार, है ना? ऐसे डिजाइन बना के आप लिखोगे क्या? के लिख दो, चलेगा? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट, क्या है ये केल्विन भी, क्या है ये? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जी ही कप्पा है, कप्पा ही जी है। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, इस वाले का कप्पा कितना है? कप्पा, तो इस वाले का कप्पा कितना? कंफर्म? अब दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ दिया तो नया सॉल्यूशन बना दिया। अब जो नया सॉल्यूशन होगा, पहले उसका वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम 1 ही होगा। तो जब उसको जोड़ दिया तो क्या वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा? अंदर मसाला ज्यादा कि कम होगा? पक्का? तो आई 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 बदलेगा नहीं बदलेगा? आर जी, जो जी इसका होगा वही जी इसका होगा? नो जी, ऐसा नहीं होगा, हाँ या ना? इसका जी अलग होगा, इसका जी। नाउ लिसन केयरफुली, जो कप्पा इसका होगा वही कप्पा इसका होगा। अच्छा अच्छा, मतलब इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इस वाले 1 सेंटीमीटर छोटा होगा, है ना? सेम ही होगा। फिर से, ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? ये मान लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो, कितना है? तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना होगा, और इतने का कंडक्टिविटी है कप्पा, मान लो। अब इसी सॉल्यूशन को मैंने भर दिया ग्लास में, कहां भर दिया? तो सॉल्यूशन तो वही है ना? अरे बोलो यार। और अगर सॉल्यूशन वही है, अगर सॉल्यूशन, तो जब इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालूंगा तो कप्पा वही होगा। क्या बात कर रहे हो? पूछो सवाल, मुझे बताओ, इसका कप्पा कप्पा है, इसका भी कप्पा, मगर इसका जी इसके जी के बराबर। क्लियर है? कुछ कहने वालों, कह दूं क्या?
1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस चलेगा। 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, 2 सेंटीमीटर क्यूब का, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कितना? अरे कप्पा डिफाइन तभी है जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर हो ना। 2 लिख दूं, 10 लिख दूं, 100 लिख दूं, 1000 लिख दूं, वो तो हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम है। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, बेटा फील फील फील, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस, तो क्या आज भी आप कप्पा बोलोगे? क्या आज भी आप जी बोलोगे? ऐसा समझो ना, इसका कंडक्टेंस है कप्पा, इसका कंडक्टेंस है कप्पा, तो जो टोटल कंडक्टेंस होगा क्या वो 2 कप्पा होगा? फिर से कंफ्यूज हो गए आप। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इस पूरे के लिए डिफाइन है कि आधे के लिए? अब कंडक्टेंस, तो कंडक्टिविटी कितना? आधे के लिए कितना? तो इस वाले आधे के लिए तो कुल कितना? कुल भी कप्पा ही रहेगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसे नहीं, ऐसे रुको रुको रुको, आप ऐसे नहीं। आप 1 सेंटीमीटर क्यूब अपने सामने लो, अंदर भरो 5 आयन, गिन के 5 भर देना, 1 2 3 4 5, ठीक। इनका अपना कुछ कंडक्टेंस होगा? बोलो यार, क्या उसी का अपना कंडक्टिविटी भी होगा? होगा कि नहीं होगा? उसको एक वैल्यू बोलो, 1 बोल दो। इतने वाले का कंडक्टेंस कितना है? 1 कि नहीं है? और कंडक्टिविटी भी कितना है? क्लियर? अब एक और लूडो लो, इसका कंडक्टिविटी कितना है? मान लो सेम ही सोल्यूशन है, और इसका कंडक्टेंस कितना है? 1। अब दोनों को जोड़ दो, तो लाला सॉल्यूशन तो ज्यादा हो गया ना, तो कंडक्टेंस सेम ही रहेगा क्या? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, तो सॉल्यूशन ज्यादा हुआ कि कम? आयन ज्यादा कि कम? तो दौड़ेंगे ज्यादा कि कम? तो कंडक्टेंस ज्यादा कि कम? यही तो बोल रहा था, ज्यादा। कितना ज्यादा? बोलो ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस 2 कप्पा। अरे अब कंडक्टेंस लिख रहा हूं, आधे भूल जाते। देखो बेटा, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ठीक। एक बार फिर से, 2 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस, तो 3 का, 4 का। अरे वही तो सवाल है, 1 एप्पल की कीमत है 5 रुपए, 2 एप्पल की 3 की। अगर मुझे 1 का पता चल जाए तो मैं 1000 का नहीं निकाल सकता हूं? हमने क्यों बनाया यूनिट वॉल्यूम का? अगर यूनिट वॉल्यूम पता है तो बाकी सबका निकालना पढ़ना आसान है। तो मैं एक छोटा सा रूल बनाना चाहता हूं, अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन का कप्पा मिल जाए, अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन का, अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन का, फिर से अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन का, बिना फील के बोलते हो आप यार, अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन का, तो मैं कितने भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का कंटेंट बता सकता हूं, मुझे कुछ नहीं करना, कप्पा इंटू वी। बोलो यस। नहीं समझे? व्हाट इज दिस? कंडक्टेंस बोले तो जी बराबर कप्पा इंटू वी, जी बराबर, कुछ बोलने वाला बोल दूं क्या? जी का मतलब, कप्पा का मतलब, वी का मतलब, कुछ कह दूं क्या? कप्पा हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। कप्पा हमेशा, जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा जी, जैसा जैसा। अब जो जी होगा, जिसका नाम कंडक्टेंस होगा, वो इस बात से डिफाइन होगा तुमने वॉल्यूम लिया कितना। अगर वॉल्यूम लिया 1 मोल का, तो नाम होगा 1 मोल का कंडक्टेंस, बोले तो मोलर। अरे बोलो यार। अगर तुमने वॉल्यूम लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, तो नाम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना जरा, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट conductance of any volume of solution, how to calculate conductance of any volume of solution if kappa is known, if kappa is known। मुझे तो बस ये फॉर्मूला बताना था, G बराबर कप्पा इंटू वी, G बराबर कप्पा इंटू वी, और एक लाइन लिख देना, जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा वी।
जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा जी। ए जी बोले तो सब याद करते रहना। जी बोले तो कप्पा, बोले तो वी, बोले तो वी बोले तो कनेक्टिविटी है, वी बोले तो वॉल्यूम। आर जी रो कप्पा, क्या बोला सर ने? नहीं याद हुआ। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, एंस एंस विटी विटी, एंस एंस रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, डेफिनेशन उल्टा, फॉर्मूला उल्टा, फील उल्टा, यूनिट उल्टा, सब उल्टा भाई, चलेगा? साइड में बादल बना के लिख देना, जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा जी। इसे कुछ ही देर में जस्टिफाई करता हूं। अभी हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, जी बराबर कप्पा इंटू वी। बोलो ठीक है। कितने शब्द हो गए टोटल? कितने हो गए? 9 के बाद शब्दावली में लिखिएगा नेक्स्ट शब्द, और यहां से हमारी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट होते हैं। कंडक्टिविटी पहला, और अगला जो शब्द आपके सामने बोलने वाला उसका नाम है मोलर कंडक्टेंस। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग। लिख लिया? ये बादल, ये लिखिएगा नेक्स्ट शब्द। बढ़ू आगे। कितने शब्द हो गए बच्चों? 9। 9 के बाद लिखिएगा नेक्स्ट टर्म। स्लाइड बदलूंगा, बोलू मोलर कंडक्टेंस। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी मोलर कंडक्टेंस। अपने फील को जगा लेना, मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस को मार्केट में एक और नाम से बोला जाता है, इसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यूं तो कंडक्टेंस अलग है, यूं तो कंडक्टिविटी अलग है, यूं तो कंडक्टेंस, यूं तो कंडक्टिविटी, लेकिन जब मोलर के साथ आएगा तो दोनों एक ही माना। मोलर कंडक्टेंस भी वही है, मोलर कंडक्टिविटी भी वही है। ये होता क्या है, जरा सब लोग बोर्ड पे आना, नजरें मत हटाना वरना पूछोगे सर क्या बोल रहे थे। इसका पेपर प्रेजेंटेशन है, इसका पेपर प्रेजेंटेशन है लैम्डा एम और लैम्डा एम और लैम्डा एम और लैम्डा एम और म्यू। नहीं समझे? इसका पेपर प्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये है छोटा एम, ये है। तो जब बच्चा नहीं सुनता और जब न्यूमेरिकल करने को तैयार होता है तो छोटा एम देख के, मोलैलिटी तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। अरे लाला, यहां ये भी मोलर ही बताएगा और ये भी मोलर ही बताएगा। छोटा लैम्डा बड़ा लैम्डा, चाहे लिखूं छोटा लैम्डा चाहे लिखूं, दोनों ही मोलर कंडक्टेंस क्या है? लैम्डा एम, लैम्डा एम, लैम्डा एम। पुरानी किताबें, कुछ पुराने सवाल कई बार म्यू लिखते हैं, तो जब भी म्यू लिखे वो बट ऑब्वियस क्या माना जाएगा? मोलर कंडक्टेंस। आओ समझते हैं ये होता क्या है। पहले पेपर प्रेजेंटेशन लिख लो। तो कभी लिखेंगे छोटा एम तो कभी लिखेंगे, घबराना नहीं, यहां मोलैलिटी से कोई मतलब, यहां मतलब है केवल मोलैरिटी से। आओ समझते हैं ये होता क्या है। लिखो जरा, इंग्लिश में लिखोगे कि मैसेज वाली इंग्लिश में? लिखो लिखो बेटा, ये भी कंडक्टेंस ही है। अरे क्या बात है सर, ये भी कंडक्टेंस है, ये भी कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस क्या था? कंडक्टेंस वो वाला गुण, प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को करता है। और कंडक्टिविटी क्या था? कंडक्टेंस ही है मगर 1 सेंटीमीटर। और मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस मगर। लिखो 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 मगर। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? आप बोलोगे क्या? बोलो मगर एक, गलत लिखो मगर उतने वॉल्यूम का, मगर उतने वॉल्यूम का, मगर उतने वॉल्यूम का, मगर उतने जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट
जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। जरा बोर्ड पे आना। मान लो, मान लो बेटा। बच्चा मानता नहीं, बॉटल रखो अपने सामने यार, फील ही नहीं करना चाह रहे। रख लिया बॉटल। 1 लीटर पानी भरो। 1 लीटर, राइट। नमक ले लो। नमक का ले लो 58.5 ग्राम। कितने ग्राम? यही 1 मोल है। आपने 1 लीटर में कितना मोल नमक मिलाया? क्लियर। अब ये नमक और पानी का सॉल्यूशन बन गया। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये अपने आप में कंडक्टर हो तो हो सकता है कि होगा? होगा ही होगा यार। इसका आर होगा, इसका जी होगा, इसका रो होगा, इसका कप्पा होगा। मुझे निकालना इसका आर। क्या निकालना? सॉल्यूशन को लूंगा, कंडक्टिविटी सेल में भरूंगा, लेके व्हीटस्टोन ब्रिज में जाऊंगा, रेजिस्टेंस निकाल के आऊंगा, उसका उल्टा कर दूंगा, वही कंडक्टेंस क्या है, और वो जो कंडक्टेंस है वही लैम्डा एम भी कहलाएगा। क्योंकि ये भी मगर उतने जिसमें, तो आपने कितना वॉल्यूम लिया था और उसमें कितना मोल था, तो उसका जो भी कंडक्टेंस है वही मोलर कंडक्टेंस है। लेकिन मान लो आपने मिलाया होता इसमें 1 लीटर में 2 मोल, मान लो कितना मिला दिया? कितना मिला दिया? अब इसको भरो कहां? वो वाले बर्तन में, सब कांच वाले में। टेक्निकल वर्ड बोलो ना, कहां भरूं? कंडक्टिविटी। और इसका क्या निकालूं? कहां से निकालूंगा? अब कर दो उल्टा, तो क्या वो कंडक्टेंस होगा? क्या वो मोलर कंडक्टेंस होगा? क्योंकि अब अंदर कितने मोल है? लेकिन अगर मैंने इसमें से आधा लीटर लिया होता तो अब जो भी कंडक्टेंस आया होता वही मोलर कंडक्टेंस क्या है? एक बार फिर से, यानी मोलर कंडक्टेंस कंडक्टेंस ही मगर उतने वॉल्यूम, जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट होना। एक था कंडक्टेंस, एक था कंडक्टिविटी, एक है मोलर कंडक्टेंस। अरे बोलो यार, क्या ये पूरे सॉल्यूशन के लिए जनरल वर्ड था? क्या ये मात्र 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है? और ये केवल उतने वॉल्यूम के लिए है जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट होना। यानी हर वक्त मुझे सोचना है वो वाला वॉल्यूम, मुझे सोचना है, मुझे सोचना है जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट होना। पहले को सवाल फील करते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है 2 मोलर। कितना है? कितनों को 2 मोलर का फील आ गया? 2 मोलर का मतलब है आग। सॉल्यूशन होगा 1 लीटर तो सॉल्यूट होगा। मुझे कौन सा वॉल्यूम चाहिए? मुझे कौन सा वॉल्यूम चाहिए? तो लाला 1 लीटर में कितने मोल? तो कितने लीटर में 1 मोल? मतलब मुझे कितने लीटर का कंडक्टेंस निकालना है? तो आधे लीटर का जो कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टेंस। अब कुछ कहने वाला हूं, समझ में आए तो हाँ कहना। कह दूं क्या? कोई लिखेगा नहीं प्लीज, भयंकर फील है, आप सबका ध्यान चाहिए। फील कर लिया तो बाकी सब आसान है। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मान लो इसकी मोलैरिटी एम है, मान लो। कितनी मोलैरिटी है? कभी एम होगी, कभी 10 होगी, कभी 20 होगी, कभी 30 होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। आज सर ने कितना बोला? कितने बच्चे मोलैरिटी को फील कर लेते? कर लोगे? इसका मतलब यह है अ सॉल्यूशन होगा। क्या बात है, सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट होगा 1 मोल एम, है ना? यस, यस। हम क्या निकालने चले हैं? हम क्या निकालने चले हैं? वो कंडक्टेंस ही है मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल होना। तो मैं क्या कहूंगा? एम मोल मौजूद है 1 लीटर में। एम मोल मौजूद है, एम मोल मौजूद है। तो लाला 1 मोल कितने लीटर में? 1/m लीटर में। बोलो यार, बोलो ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वो वाला जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और अगर मुझे वो वाला वॉल्यूम मिल गया जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका जो कंडक्टेंस होगा वही तो लैम्डा एम होगा। यस। अरे सुनो ना, ये सर ने क्या लिखा? 1/m लीटर। क्या सबको कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद है? जी बराबर कप्पा इंटू वी के वी। जी बराबर
केवी में पढ़ा होगा किसी ने। जी बराबर कप्पा इंटू, केवी का नाम सुना है ना, जी बराबर कप्पा इंटू जैसा 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 वैसा वैसा। मैं लिख दूंगा वो वाला वॉल्यूम, मैं लिख दूंगा जिसमें होगा 1 मोल, तो जीबी होगा वो वाला जिसका नाम होगा मोलर कंडक्टेंस। नहीं चलेगा। मुझे यहां कौन सा वॉल्यूम लिखना है, मुझे यहां जिसमें 1 मोल होना, तो यहां लिख दू 1/m लीटर, चलेगा? थोड़ा तो यूनिट डायमेंशन लगाओ, ये कप्पा लिखा है लाला और कप्पा की यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये किस में है? तो यहां लीटर लिख दोगे आप, तो दोनों की यूनिट तो सेम होनी, तो क्या मैं लीटर को सेंटीमीटर बना लूं? अरे सुनो ना, 1/m इसे कह दू 1000/m सेंटीमीटर क्यूब, चलेगा? अरे 1/m लीटर कह दूं या 1000/m मिलीलीटर कह दूं या 1000/m सेंटीमीटर क्यूब कह दूं, नहीं चलेगा। पक्का? और अगर इसे मैं सेंटीमीटर क्यूब कह सकता हूं तो क्या मैं मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकता हूं? सेंटी सेंटी शब्द नहीं है, सेंटी शब्द नहीं है, सेंटी बोले 10 की पावर, 10 की पावर। कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब, ऐसे कहूंगा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 की पावर -2 का क्यूब, यानी 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये कैसे कर लेते हो सर? ये सेंटी शब्द नहीं है, शब्दों के साथ खेलो ना यार। और सेंटी मतलब 10 की पावर, तो सर -2 लिखो ना, 6 क्यों लिखा? तो सर क्यूब तो मीटर है। अरे पूरा सेंटीमीटर क्यूब है भाई, वॉल्यूम है यार। तो 10 की पावर -2 का क्यूब या 10 की पावर -6। अब जिसका रिलेशन पूछो बता दोगे? बोलो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? इधर भेज दो ना यार। क्या मैं कह दूं मेरे बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -6 मीटर क्यूब? क्या मैं कह दूं 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब? क्या सेंटीमीटर क्यूब ही ml होता है? 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे इसको बदलना, मीटर क्यूब में बदल दूं क्या? क्या लिखूं, किससे मल्टीप्लाई? 10 की पावर -6, 10 की पावर माइनस, कंफर्म? 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, तो बचेगा 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को नीचे भेजू, बनेगा 1/1000 एम मीटर। ये आखिरी वाला एक बार फिर से सर, पक्का? ये जो इधर लिखा है ये क्या है लाला, क्या है ये? व्हाट इज दिस? ना ना, ये वो वाला वॉल्यूम है, ये वो वाला, ये वो वाला जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। बोलो हाँ या ना। हम क्या निकालने चले थे? क्या है मोलर कंडक्टेंस? कंडक्टेंस ही है, मगर उतने वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना, जैसा जैसा वॉल्यूम। मैं लिख दू यहां पे वो वाला वॉल्यूम, मैं लिख दू यहां पे कौन वाला? वो वाला जिसमें, क्या बात है मेरे बच्चों, क्या मुझे वो वाला वॉल्यूम पता चल गया? अगर कप्पा होगा सेंटीमीटर में तो वॉल्यूम भी होगा, तो सेंटीमीटर कितना है? 1000/m। तो कह दूं मैं लैम्डा m का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/m। बोल लो यस और नो। क्या आप सबके सामने चमचमाता हुआ लैम्डा m का फॉर्मूला आ गया? अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ क्या है, तो बता दोगे क्या? व्हाट इज दिस? वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम है? वो वाला वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट। ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा क्या? ये कब चलेगा? जब कप्पा सेंटीमीटर में होना, अगर कभी कप्पा हो गया मीटर में, अगर कभी कप्पा हो गया तो वॉल्यूम भी होगा। बोलो क्या है वॉल्यूम मीटर में? 1/1000 m, यानी लैम्डा m का एक और फॉर्मूला लिख दो, कप्पा अपॉन 1000 इंटू m। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कंफर्म? हमने सीखे अभी तक सबसे अहम शब्द मोलर कंडक्टेंस, बता दोगे? ये भी कंडक्टेंस ही, मगर उतने वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना। वो कितना वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल है? सर लीटर में 1/m है, सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000, 1000/m है, और मीटर क्यूब में 1/1000m। मैंने कितने फॉर्मूले बताए? यहीं पे बस फर्क है।
न्यूमेरिकल करने वाला बच्चा ये तो सोचेगा जहां से ने डब्बा बनाया, वो ये भी सोचेगा सर को कल को ये भी पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। कैलकुलेट द, इसको अंग्रेजी में यही पढ़ोगे ना यार, कैलकुलेट द इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, कुछ नहीं करूंगा, जो सब मोलैरिटी देंगे उससे डिवाइड करके बता दूंगा। अरे बोलो यार, पहले लिखना शुरू करो फिर बताता हूं, जैसा बोर्ड लिखा लिखना शुरू करें। बिजली की रफ्तार में मॉड्यूल लाए हैं सॉल्यूशन का, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, उसके बाद अब डिस्कशन करेंगे क्योंकि संडे को पेपर है। जैसा गेम वैसी स्ट्रैटेजी, ठीक। शुरू में शब्दावली है और शब्दों को हमें याद रखना पड़ेगा। तो मैंने चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, टर्मिनोलॉजी, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड बैटरीज। अभी चल रहा टर्मिनोलॉजी, जहां रोज नए नए शब्द आने रहे हैं और 2 और आखिरी शब्द आने हैं। यह साइड में जरूर लिख लेना, ये वो वाला वॉल्यूम है इसमें 1 मो इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब आप कह सकते कि सर हमारी किताबों में मोलर कंडक्टेंस है, कल को मैं कोई नया कंडक्टेंस बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, आप तो सारी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ के बैठे हो, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, पीपीएम, न जाने क्या क्या, हाँ या ना। एग्जैक्टली वो वाला वॉल्यूम पता करो, नाम रखते जाओ। किताबों में 2 ही नाम है, एक मोलर इक्विवेलेंट है, अरे आप स्ट्रेंथ कंडक्टेंस बना लो यार, आप परसेंटेज कंसेप्ट, हाँ या ना बनाओगे। जैसा जैसा वी वैसा वैसा जी। क्या कह रहे हैं? कई बार ऊपर वाला सुनता रहता है। लिख लिया होगा, हाँ, वो कहता है तथास्तु, तो है ना, सुना होगा आपने, है ना, तो इसलिए अच्छा सोचा करे यार। हाँ, लिख लिया। कितना मजा आ रहा है उसको, नहीं? बचपन में मैथ की क्लास में भी ऐसे करते थे, पता, मैथ छूट गई, बढ़ू आगे। कप्पा सेंटीमीटर में, कप्पा मीटर में, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो हम सबके सामने लैम्बडा का फॉर्मूला आ चुका है, और ये लैम्बडा का वो फॉर्मूला है जहां हम कप्पा से निकाल रहे हैं। अच्छा, फील केवल थ्योरेटिकल सवालों के लिए है, न्यूमेरिकल सवालों के लिए फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। क्लियर? तो अभी तक आपके सामने मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए, अगर देखोगे तो जी बराबर कप्पा इंटू वी, और लैम्बडा बराबर कप्पा इंटू 1000/m, एक बार 1000 ऊपर है, एक बार 1000 नीचे है। तो कई तरह के सवाल बनते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस एक सवाल लिख लेना, वो वॉल्यूम वाला, क्योंकि अक्सर आप भूल जाते हैं। लैम्बडा इक्वल टू, लिख लिया होगा। हे, डेली शॉर्ट नोट्स का वादा किया था आपने, जितना पढ़ा है घर जाके रिवाइज करना है, ठीक है? अपने आप परफेक्शन में आता जाता, सब याद होंगे, आगे सब कंसेप्ट बनते जाएंगे, ठीक है? लिख लिया होगा। लिखो एक सवाल, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच, calculate the volume in which 1 mole of an electrolyte is present. 1 mole of an electrolyte is present if concentration of solution is, if concentration of solution is, concentration of solution is centimolar. समझ गए? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? सेंटीमोलर। तो जो बच्चे सेंटी नहीं जानते, मैंने कहा था डेसी सेंटी हो के मिली माइक्रो से, याद है? सेंटी बोले तो 10 की पावर -2, एंड आई एम डैम श्योर सबसे बन जाएगा, राइट? तो कुछ नहीं करना भाई आपको, आपसे पूछा वो वाला वॉल्यूम जिसमें 1 मोल है,
मोलैरिटी कितना बोला, 10⁻²। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है, लीटर में बता दो पहले, कुछ नहीं करना भाई, 1/m, तो 1/10⁻², यानी 100 लीटर। फील भी कर लो ना यार, मोलैरिटी है 10⁻² मोलर, मतलब 1 लीटर में 10⁻² मोल, तो 100 लीटर लोगे तभी तो 1 मोल मिलेगा। तो अगर किसी की मोलैरिटी 10⁻² है, उसका 100 लीटर लेके जाओगे तब उसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा वही लैम्डा एम होगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस कंडक्टेंस ही है, मगर उतने वॉल्यूम कहां जिसमें 1 मो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब हम यहां से करेंगे डिस्कशन, ऑप्शनल है, जो बच्चे बैठना चाहे बैठ सकते हैं, ऑनलाइन नहीं करूंगा, ऑफलाइन करूंगा, राइट? चलेगा? हेलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। यहां से मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन का डिस्कशन, इसे बंद कर दूं, ऑनलाइन कर दूं क्या? ठीक है, चलिए। तो यहां से मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट पूछेंगे। ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो, आप लोग भूख भूख लगी हो, खाना पीना खा लो, डिस्कशन क्या ही करते हो आप लोग। लेकिन याद रखना डिस्कशन आपके लिए होता है, आप जितना पूछेंगे उतना बताऊंगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। सबसे पहले किस चैप्टर है? सॉल्यूशन रेडॉक्स, जल्दी निकाल ले मॉड्यूल जल्दी से। हाँ, जो लोग जाना चाहें बिल्कुल जा सकते हैं, मैं देख ही नहीं रहा हूं, कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने लिए कर रहे हैं, बिलीव मी। हो सकता है कुछ काम हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट इफ यू हैव डाउट यही पूछिएगा। कोई पाबंदी नहीं है भाई, जाना चाहे जा सकते हैं आप, मैं देखूंगा अभी नहीं कौन जा रहा है। हाँ, बस बाद में बताऊंगा। हाँ हाँ जी साहब, मेरे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 आ जाइए। मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1, सॉरी एक्सरसाइज 2 सीधे आ गए, ऐसे नहीं यार, सीक्वेंस में आ जाओ ना। मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 मैं डिस्कस कर रहा हूं, सॉल्यूशन चैप्टर। मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 सबसे पहले। एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 12 तक, 11 में डाउट है, 1 से लेके 12 तक। किसी बच्चे ने मुझसे 11वां सवाल डाउट पूछा है, जिस भी बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 देख लीजिए जल्दी से। इक्वल वेट ऑफ NaCl एंड KCl डिसॉल्व्ड सेपरेटली इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ टू सॉल्यूशन विल बी। मेरे बच्चे, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, N का मतलब नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? यानी मैं कह दूंगा जो मोलैरिटी है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका मोलैरिटी कम। कर लोगे आगे? अप टू 22, 18। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 18 पूछा है, जिस भी बच्चे का डाउट है चेक करे, फटाफट बताऊंगा, बस पूछते चलो, प्लीज लिखते चलना। सवाल नंबर 18 जिस भी बच्चे ने पूछा है, शुगर सिरप चाशनी बेटा है ना, उसका कितना वजन है? 214.2 ग्राम, चलेगा? अच्छा, शुगर सिरप है तो मतलब सिंपल सी बात है, इसमें चीनी भी है और पानी, इतना तो समझते हो ना यार। अब इसमें चीनी का कितना वजन दे रखा है? 34.2 ग्राम, राइट? तो लाला माइनस कर दो, क्या पानी का वजन नहीं मिल जाएगा? तो सबसे पहले वेट ऑफ पानी निकाल लो, 214.2 माइनस 34.2, ये आ जाएगा पानी का वजन। उसके बाद मेरे ख्याल से बन जाएगा, इतना तो मैंने भी कर लिया था सर, है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो पानी का मोल कितना आएगा? नहीं कर लोगे क्या? कितना आएगा? माइनस करो, कोई बता सकता है? मैंने भी किधर उम्मीदों से देखा है ना, 180 बटे क्या लिख दूं? 180 आ रहा है पक्का? बड़े आगे कर लोगे बेटा? अरे मोल फ्रैक्शन निकालना भी, इसके आगे नहीं बताऊंगा। हाँ 22 तक, 20। किसी बच्चे ने मुझे सवाल नंबर 20 पूछा है, जिस भी बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 20 चेक करिएगा। सवाल नंबर 20 कंसंट्रेशन दे रखा है, वॉल्यूमेशन पूछा है मेरे बच्चे, एक्स पूछा है, राइट? तो करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद है मोलैरिटी वाला भाई, तो मैं कहूंगा एस। अच्छा, परसेंट स्ट्रेंथ दिया है, राइट? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ निकाल लो, स्ट्रेंथ बराबर होता है परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10, तो स्ट्रेंथ हो जाएगा 68। फिर मुझे याद है एस बराबर MMB, तो मोलैरिटी आ जाएगा एस बराबर MB। एस कितना है मेरे बच्चों? 68। MB कितना है? 34। और M का फॉर्मूला है x अपॉन 11.2, तो 68/34। कर लोगे आगे? सवाल नंबर 22 तक, 35 तक, 23। किसी बच्चे ने मुझसे सवाल नंबर 23 पूछा है, मैंने कॉपी में भी लिखाया है, फिर बता देता हूं। जो गैस पानी से रिएक्शन कर जाती है वो ज्यादा सॉल्युबल है, और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर उनका ज्यादा होता है, चेक करना, हेनरी लॉ में पढ़ाया है। क्रिटिकल टेम्परेचर उनका ज्यादा होता है जिनके अंदर पोलर नेचर ज्यादा है। तो अमोनिया इज द मोस्ट पोलर अमंग ऑल द गैसेस। क्लियर है? अंटिल 31
अंटिल 37, 37 तक। डाउट है तो पूछिए, अभी बनाइए नहीं। 41 तक। हाँ देख रहे, ये बड़ा लग रहा है, पूछ लेता हूं। 41 ऐसे नहीं पूछा जाता। 41 तक। 25, किसी बच्चे ने मुझे सवाल नंबर 25 पूछा है। 25 जिस भी बच्चे का डाउट है, देखो उसने सॉल्युबिलिटी बोला है ग्राम पर लीटर में, उन्होंने पहले भी कहा था कि सॉल्युबिलिटी हमेशा मोल फ्रैक्शन लिखे, ऐसा कोई जरूरी। तो आप अपने से फॉर्मूला बना लो, कॉपी में लिखा होगा देखना। P बराबर KH इंटू, अब यहां लिख दो स्ट्रेंथ। क्या लिख दो? अच्छा KH तो सेम रहेगा, फॉर्मूला बना लो P1 बाई P2 बराबर S1 बाई S2। कर लोगे आगे? कर लोगे, लिख लो हिंट। 31 तक, 40 तक, 50 तक, 50 तक, 50 तक, 44। किसी बच्चे ने सवाल नंबर 44 पूछा है, 44 लास्ट, उसके पहले अब नहीं जाऊंगा, ठीक। 44, 44 जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड एज सॉल्यूट एंड लिक्विड एज सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक। जिसमें आपने चीनी मिलाया है, पानी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सही बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, गलत बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, गलत बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैंने कॉपी में लिखाया है, ऐसा मत सोचना, ये भी गलत बात है। कॉपी में राउल्स लॉ मिलेगा, क्रॉस कराया होगा, चेक करना, ठीक। अगर वो डाउट था ये भी होना चाहिए तो नहीं होगा, तो आंसर तो सिंपल है ना यार, फर्स्ट वाला। हाँ जी साहब, 50 तक, 50 तक, 54 तक, 54, 54, 54। अरे वाह, कभी अंग्रेजी भी पढ़ लिया करो। 54 जिन भी बच्चों का डाउट है उसमें उसने पूछा है, देखो ना बच्चे, उसने पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर, ये पूछा भाई। हाँ तो, अरे तो आपको फॉर्मूला याद है ना, PS इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स से। हाँ तो, अरे तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है PS अपॉन पी नॉट, मतलब एक्स से पूछ रहा है यार। अच्छा, कर लोगे अब? डन। सवाल नंबर 46, ये नहीं बताऊंगा, हाँ लिखा रखा है कॉपी में, फैक्चुअल है, याद होना चाहिए। अंटिल 54, 53, 53 में क्या बताओ मेरे बच्चे? एक तरफ 0.01 मोलर है, एक तरफ 0.1 मोलर है, तो एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। एक हाइपर एक हाइपो है, तो पानी जाएगा, सॉल्यूट तो कभी जा ही नहीं। क्या बताऊं इसमें? 54 बता ही दिया। 60 तक, 60, एक एक करके बेटा, एक एक करके, है ना। 54 के पहले कोई नहीं, अब 55 हाथ खड़े कर चल रहा है। 55 जिस बच्चे का डाउट है, क्लास का सवाल है। 56, 57, 57 जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है, 57 बढ़िया सवाल है, देख लीजिए। जिस भी बच्चे का डाउट है 57 बढ़िया क्या है, 5 लाइन का है। हाँ तो बच्चे ने कहा अंग्रेजी मैं क्यों पढ़ूं सर, है तो सही। 57 जिसका डाउट है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 10 टॉर, तो पीए नॉट कितना दे रखा है, 10, ठीक है। When 1 gram of B is dissolved in 20 gram of A, its vapor pressure reduced to 9, मतलब हमें PS दे रखा है 9, क्लियर है। फिर वो कहता है if the molecular mass of A is this then the molecular mass of B पूछा है, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कोई भी सवाल आएगा मेरे मन में सबसे पहले पहला ही फॉर्मूला आएगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू X भी बोलो, हाँ क्लियर है। अब जब आप एक्स भी लिखोगे तो एक्स भी कैसे लिखोगे, 1 ग्राम ऑफ बी डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ ए, 1 ग्राम ऑफ बी, 1 ग्राम ऑफ बी। एक मिनट, क्या मॉलिक्यूलर मास पूछा है क्या? तो फॉर्मूला नंबर 1 की 2, खत्म कहानी। अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा, ये लगाने नहीं, और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, दूसरा फॉर्मूला लगा दीजिए, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। और शायद एक का मास दे रखा है, ए का कितना ग्राम बोला है, 20, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 200, और बी का कितना मास बोला है, 1, और बी का मुझे मॉलिक्यूलर मास पता, तो सब तो पता है मेरे बच्चे। 10 माइनस 9 बाई 9 इक्वल टू 1 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, एन लिखोगे 20/200, इसको करो सॉल्व, जो आए वही होगा आंसर। 60 तक,
60 किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है। जिस भी बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 60, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 70 ग्राम ऑफ इन वन केएफ दे रखा है, सब ठीक है ना? तो अब क्या करोगे, डेल्टा टीएफ बराबर आई हो जाएगा 1। हाँ तो आगे बोलो। नॉन वोलेटाइल कंसेप्ट क्यों चलेगा ऐसा? तो ऑप्शन तो कहीं दे ही रखा है, कंसेप्ट नहीं चलेगा। हाँ, यू आर करेक्ट। मे बी उसको ऐसा बोलना चाहिए। जैसे अब ऐसा समझो ना कि आप एक चीज को समझो कि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? हमें इसका हक नहीं है कि हमसे कोई सही गलत चुनने को बोले। कोर्ट केस लड़ते रह जाते हैं, वो कहते हैं यही होगा, खत्म कहानी। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, सो आई हैव टू चूज एनी वन। एंड ऑफ कोर्स जब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा तो मैं हमेशा अपने सिलेबस के दायरे में आ जाऊंगा। और मेरा सिलेबस का दायरा क्या था कि आपको जितने कंसेप्ट सीपी के पढ़ाए गए, दे ऑल आर वैलिड फॉर केसेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, और वो भी छोटी मात्रा में ऐड होना। मुझे मजबूरी मानना पड़ेगा, आई डोंट हैव अदर ऑप्शन, क्योंकि वो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर अगर मैं सॉल्व ही ना करूं और मैं इस लॉजिक से चलूं, गॉट इट, अगर मैं इस लॉजिक से चलूं, इथेनॉल प्लस पानी है एंड दे आर द पीडी, सो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो आपने जो पढ़ाया वो कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा। यही लॉजिक लगा रहा है बच्चा, भूल मत जाना। कैसा होगा, कितना होगा, ये हर जगह खेल अलग है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द वे जैसा आपने पढ़ा। आप जो ग्राफ पढ़ते हैं ये चलता ही नहीं है जब कभी कोई वोलेटाइल होता है। तो आप सीधे नहीं बोल सकते हैं हाँ ठीक है, या तो वो मुझे ऐसा ऑप्शन देता, आपने क्या बोला, एक ही ऑप्शन बड़ा है, 0 से ऑप्शन 4th वाला है, ऐसा बोल रहे हैं। चलेगा ही नहीं मेरे बच्चे, वोलेटाइल आते पूरे कंसेप्ट में फॉर्मूले बदल जाएंगे, ऐसा चलता ही नहीं। ठीक है, तो आपको मजबूरी मान के चलना पड़ेगा। अगेन हमेशा सिलेबस के दायरे में आके ही सवाल करना है। हमें बेस्ट ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शन खोजना सीखना होता है अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पार करना है। जब रिसर्च विसर्च करो तो अलग बात है, अभी आपको पास होना है। पास होने के लिए जो एग्जामिनर है क्या पता उससे भी गलती हो रही हो, पर मुझे उसके दायरे में रह के सीखना है। सो बेस्ट माइंडसेट शुड बी बेस्ट ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शन। इसको खेलना सीखिए, ठीक है? सबसे बेहतर चुन के आना है। हाँ जी साहब, सवाल नंबर 66 तक। 61 यार ये तो आसान है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, है ना? आंसर नहीं आ रहा तो बताओ। सवाल नंबर 61, जिस भी बच्चे का डाउट है, फॉर्मूला चलेगा डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम, और आई की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना? अरे है ना? डेल्टा टीबी दे रखा है क्या? दे रखा है बेटा। केबी दे रखा है क्या? अच्छा एक मिनट, उसने एक लाइन बोला है, देखो केबी लिखा है 5.2 केल्विन पर मोल, 100 ग्राम पानी। कुछ याद आ रहा है? ऊपर नीचे मिला के 3 जीरो हो ना। अच्छा पता, कुछ बच्चे ये देखते ही नहीं है, वो सीधे ऐसे करते हैं, अंधा अंधा, उनका आंसर आ भी जाता है एंड दे आर हैप्पी, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं सवाल में क्या दिया था। सवाल आपको फंसाने की कोशिश करी और उसमें वैल्यू 5.2 दी और 10 से डिवाइड करोगे 0.52 हो जाता है। मजा तब आता जब यहां कुछ और लिख देता वो, फिर वो जो अंधा कर रहे थे, फिर अपने को मजा आता है ना? हाँ जी साहब, 66 तक। 66, 67, 68, 62। किसी बच्चे ने सवाल नंबर 62 पूछा है। इसमें आपको डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा बच्चे। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होगा आई इंटू के एफ इंटू, अगेन आई विल बी 1, राइट? के एफ की वैल्यू दे रखी है क्या? डेल्टा टीएफ निकालो पहले, कितना था? 5.45, 3.55, कोई माइनस करेगा? 1 पॉइंट, ठीक है, कर लो आगे, पानी थोड़ी है, बेंजीन है ना, कर लोगे आगे। 66 तक, 70 तक। 70, किसी बच्चे ने सवाल नंबर 70 पूछा है। हाँ 70 वाला थोड़ा कैलकुलेशन है क्या, ऐसा बच्चे बोलते हैं? 70 वाला जो है सवाल, उसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। सॉल्यूशन है कितना, 2 मोल, कितना है? 2 मोल का फील क्या है? 2 मोल सॉल्यूट है 1 केजी में, 1 लीटर नहीं, है ना? 1 केजी पानी में 2 मोल सॉल्यूट है, तो पानी कितना केजी, तो मोल कितना? 55.55, और सॉल्यूट कितना मोल? अच्छा आपको क्या चाहिए मेरे बच्चे?
ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई बराबर ICRT। आई की वैल्यू, तो सारा खेल कहां के थम गया, सी पे, और सी का मतलब एन बाई वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एन तो 2 लिख दूंगा, लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालूंगा वो सुनना, कितना केजी पानी है और सॉल्यूट शायद सुक्रोज है, तो सुक्रोज के 1 मोल का मास है 342, तो 2 मोल का मास है 684, 342 इंटू 2, समझ पा रहे हो ना, जिसने सॉल्व किया वो समझ जाएगा, राइट। 684, यानी कि मैं कह दूंगा जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है मेरे बच्चे वो होगा 1684 ग्राम। चमका कि नहीं चमका, बोलो भाई। और आपको चाहिए वॉल्यूम, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी कितना दे रखा है 1.4। अभी गलती एक और करोगे, सुनो क्या, वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो मास अपॉन डेंसिटी, तो 1684 अपॉन, है ना, ये वॉल्यूम किस में आएगा, ml में, यहां 1000 भी लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। और जहां तक मुझे याद है जो आंसर आता है, मैंने कहीं सॉल्व किया था किसी बच्चे के लिए, कौन सवाल था बेटा ये, 40 के आसपास आता है, तो पूछा था किस बच्चे, आ जाता है आंसर 71। जिस भी बच्चे का डाउट है चेक करिए, सवाल नंबर 71, अच्छा सवाल है ये भी, स्टार लगा देना जब भी हो, इसे रिवाइज करना। 71 हो गया, 70 हो गया, अभी जो एक और बोला था 71। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10, मतलब पहले पीए नॉट था, कुछ पीएस था, कितने से घट गया, 10 से, इसकी वैल्यू 10 mm उसने हमें दे रखी है, ठीक है। उस समय मोल फ्रैक्शन कितना था, 0.2, किसका, सॉल्यूट का था ना, है ना। फिर वो कहता है कि अब वेपर प्रेशर में घटोतरी हो गई, देखो देखो 20 mm, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा घटा कि कम घटा, और क्या एग्जैक्टली 2 गुना घटा। और सर कहते थे जितना मिलाओगे उतना घटेगा, ज्यादा मिलाओगे तो, नहीं मिलाओगे तो एक बच्चा तो ऐसे ही कर लेता है, 2 गुना घटा है तो पक्का 2 गुना मिलाया होगा, भाई का आंसर भी आ जाता है, और आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन लीनियर वेरिएशन चलता है। ज्यादा मिलाओगे तो ज्यादा घटेगा, या उल्टा ज्यादा घटा है तो ज्यादा मिलाया है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है, ऐसे करना, देखो पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट बराबर एक्स बी, हाँ या ना, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट, और हमें ऊपर की वैल्यू पता है 10, तो 10 अपॉन पीए नॉट बराबर 0.2, तो यहां से पीए नॉट कितना आ गया, 10 बटे 100 बटे तो 50। अब यहां लिख दो फिर से, पीए नॉट कितना आ गया 50, तो पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट बराबर एक्स बी, समझे कि नहीं समझे, पीए नॉट कितना आ गया, अच्छा घटा कितने से है 20 से, पीए नॉट कितना 50, लो सीधे एक्स बी आ गया, और एक्स बी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, चलेगा। ये कौन सवाल था, सवाल नंबर 71, 73 तक, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, 80 में टर्नरी बोला है, आई बराबर 3, चेक करो, जनरली बच्चों का आंसर इसीलिए नहीं आता है, हो जाएगा शायद अब 81, नहीं बनेगा नीला, पास ही नहीं होगा, हिट कर गया क्या, 82, 83, हाथ खड़े करना है, 84, 85, 86, 87, हाथ खड़े करना है, 88, 89, कौन सा बच्चे 89, कैसे सवाल पूछ रहे हो यार, 89 जिस बच्चे का डाउट है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज दिस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वेस, ICRT लगाओ ना, आई इंटू, अच्छा ठीक कर देता हूं मैं, सवाल नंबर कौन सा था 89, डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम, आई कितना 2, केबी कितना 0.51, ठीक है, मोलैलिटी कितना है, आंसर नहीं आ रहा, चेक करो, भागे भागे आएगा 90, 91, 92, कितने बच्चों ने सच में पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया, कर रहे हैं पक्का, मॉड्यूल बहुत आसान लगता है मेरे बच्चों को यार, ये मतलब बेसिक लेवल होता है, अगर आपने पढ़ा है जो मैंने पढ़ाया, ये अब आपको कठिन ही लगना चाहिए, और ये नहीं है मतलब नीट भी फिर कठिन नहीं है हमारे लिए, हाँ आ रहा हूं 93 तक, लौट रहा हूं 93 तक, 93 तक, सवाल नंबर 76 किसी बच्चे ने पूछा है, 76, डाइल्यूट बोला है भाई, डाइल्यूट तोड़ दो ना सारा, 3 और 1 4, चेक करो आंसर, 76 आंसर क्या दे रखा है,
76 का आंसर देखो, चेक करो, ठीक है, चलेगा। एंड एक्सरसाइज 1 इज डन। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 में आ जाए, 2 आ जाए, जल्दी बोलो। इसको भी कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगेगा। एक्सरसाइज 2 ऑनलाइन देख लेना, कर दूं। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर बोलना। एक्सरसाइज 2 का 3 के पहले कोई डाउट? यार 3 में थोड़ा लैंग्वेज की समस्या लग रही है ना, कई बच्चे डाउट पूछते हैं, तो मुझे ये पता चला कि एक्सरसाइज 2 में आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। एक्सरसाइज 2 जिनको भी डाउट है, 3 मैं बता दूं, उसने हमें दे रखा है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नहीं है मेरे बच्चे, वो मिथेनॉल का वेपर प्रेशर है और इथेनॉल का शायद अब बन जाएगा यार, चेक करो जरा, अब बन जाएगा शायद, अभी भी नहीं बनेगा, बन जाएगा अब। उसने पूछा है कंपोजिशन वेपर, तो एक बार वाईएम और एक बार वाईई, तो वाईएम बराबर पीएम अपॉन पीएस, वाई बराबर पी अपॉन पीएस, आ जाएगा। 3 अंटिल 10, 10 तक पूछ लो, 5 मिनट कुछ नहीं जाएगा। 10 तक, 11, 12 डन है, 13, 15 तक, 14 में क्या पूछा है? अच्छा पीएच, ओहो पीएच से घबरा गए, तो मैं आपको बता दूं, अगर हमें चाहिए पीएच, बोर्ड पे देखो, पीएच बराबर माइनस, अच्छा सवाल है, पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और एच प्लस बराबर होता है सी अल्फा, और अल्फा हमें मिल गया तो एच प्लस मिल, अल्फा के लिए मुझे आई निकालना, उसने क्या दे रखा है, डेल्टा टीएफ कि डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू डेल्टा टीएफ, कितना कोई बोल पाएगा? 0.02046, आई के एफ कितना दे रखा है? 1.86, चलेगा ना, चेक करना मोलैलिटी कितना है, 0.0। अब बोर्ड पे आओ, यहां से मिल जाएगा आई, आई से मिल जाएगा अल्फा, अल्फा से मिल जाएगा H प्लस, और H प्लस से मिल जाएगा, बढ़िया सवाल है, एसआरजी हम देते हैं कई बार, अच्छा लिंकिंग सवाल है, आयनिक और सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, अब इसी में पॉली एसिड हो जाए मतलब H2CO3, और बढ़िया सवाल। 15, 16, 17, 17, 17 जिस भी बच्चे का डाउट है, बढ़िया सवाल। 17 में भी सेम कंसेप्ट, 17 जिस भी बच्चे का डाउट है स्टार लगा देना। कई तरीके हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं, देखो इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर है, अगर आंसर है P2, मान लो मुझे नहीं पता क्या है, अगर आंसर है तो ये डिस्सो हुआ कि एसओ, एसओ, क्लियर। और अगर आंसर है P3 तो भी एसओ, तो एन की वैल्यू 3 आनी, एन की वैल्यू 2 आनी, एन की वैल्यू 4 आनी। अब मेरा दिमाग सेट है, भैया मुझे एन निकालना है, क्या निकालना है, तो उसके लिए पहले आई निकालना पड़ेगा, फिर आई से एन निकालना पड़ेगा, तो अब दिमाग में क्या आया कि पहले निकालो आई, फ्लो समझ में आ गया, आई से एन। अच्छा अल्फा कितना लेके चलोगे? 1, क्लियर है। अब सवाल कहता है, देखना बॉयल दे रखा है, तो डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टीबी कितना बोला है, निकालना पड़ेगा क्या, देख लेना जो भी आ रहा है, यहां से आई निकाल लेना मेरे बच्चे, आई से एन, एन की वैल्यू 4 आ जाती है शायद, 3 पॉइंट समथिंग आती है, 9, तो 4 मान लेना उसे, नहीं 3.9 समथिंग आता है तो 4 मान लेना। 18, 18 जिस भी बच्चे ने मुझसे, 18 भी बढ़िया सवाल है, हर बच्चा गलत करता है जो भी पहली बार लगा रहा। 18 सवाल में यह है 5%, देख लो ना, 5% यूरिया है और 10% ग्लूकोज है, हाँ या ना, क्या इसको फील कर पाए? इसका मतलब अगर सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो 5 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 10 और 5 तो 15 ये हो गए, तो पानी कितना ग्राम बचा? 85। अगर आप 85 ग्राम डब्ल्यू लिखोगे फटाफट आंसर आएगा। तो सवाल का ट्विस्ट ये है कि आपको डब्ल्यू ए सोचना था, और डब्ल्यू ए 100 नहीं होगा, डब्ल्यू ए 85 होगा, बच्चा हमेशा 100 लिखता है। 19, 20, 21, एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं, राइट। 21, 22, 22 जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है, यार मोलर मास थोड़ी बदलेगा, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व बदलता है, उसका जो मोलर मास है वो तो वही रहेगा। मैंने एक वर्ड बोला था, याद करो, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसा नेचर में पाया जाएगा वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास आएगा, याद आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास नहीं बदलेगा, ऑब्जर्व थ्योरेटिकल बदलता है। 23, 24, 25 बन गया होगा, 26 बन गया होगा, 27, 28, 29, 28, आईसी लगाओ ना,
ये सब तो आईसी वाले सवाल है, खटाखट। हाँ आईसी 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 परेशान हुए? 37 बन गया? ठीक है, बच्चे डाउट पूछते हैं। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कल थोड़ा क्लास और पहले एंड कर देंगे, याद दिला देना। मतलब डिस्कशन पूरा कल करेंगे। बंद कर दूं?